लड़कों को जो काजल दिया जाता है ना बाबू, उसकी भाभियां जो होती हैं वो काजल दिया जला के और ढक्कन पलट के उसको एक काजल लगाती है, ये भर आंख दम दम लगाती हैं बेचारा। मतलब जब वो जाता है विवाह करने, और जब वो सुबह जब वो आते रहता है अपने घर, तो उसका हम लोग देखे हैं किस तरीके से उसका काजल जो है ना यहाँ से लड़क के यहाँ आ जाता है, और जो फांसी दे वाला चंडाल नियत लगता है देखे में दम। तो ये ठीक हो गया बाबू, तो ये पहले ही मिल जाएगा, यानी फोकल लेंथ इसका शॉर्ट हो जाएगा, और जब फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगा इमेज रेटिना पर बन नहीं पाएगा, हो गया समस्या। येलो आंख, इंसान की आंखों के रेटिनल वॉल में कौन सेल कम है तो फिर वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है भैया। हेलो बच्चा पार्टी, जय हिंद टू ऑल। चलिए, तो रिवीजन चल रहा था, बोर्ड के एग्जाम साइंस का जो पेपर होने वाला है, बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, और इसमें हम लोग रिवीजन चल रहा था। हमने रिफ्लेक्शन, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन किया, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वन शॉट में देखा, उसके बाद रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा। अब लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 10 का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका लास्ट है, इसको आप कंप्लीट कर ले वन शॉट में। उसके बाद आपका फिजिक्स का पूरा रिवीजन कंप्लीट होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक आपको समझ में आए, जब तक ये ना लगे, कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटेगा नहीं, तब तक इसको देखिए, इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, सभी चीजें डिस्कशन कीजिए, और उसके बाद फिर अपने एग्जाम्स पेपर को क्रैक कर दीजिए। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए वन शॉट में हम इसको क्लियर कर रहे हैं ह्यूमन आई को। तो बी रेगुलर फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई। अब एक दिमाग में तो एक सवाल आता है कि सर ये तो बॉडी का पार्ट है, तो इसको हम लोग फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, इंसान की आंखों के बारे में क्या कहा जा रहा है। इंसान की आंखों पर तो कई सारे गाने भी आजकल बन रहे हैं ना बाबू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक जो है वो है आंख आपके। तो यही है आपका ह्यूमन आई, आप इस चीज को देख सकते हो। देखो, आप इसको 3D में देख सकते हो। इंसान की आंखें, हमें जो आगे का जो बल्ब पार्ट दिखता है, आगे का जो उभरा हुआ हिस्सा, वो एक्चुअली एक छोटा सा एक रेशनल पार्ट ही आंखों का दिखता है, लेकिन आपकी आंखें ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। ठीक है ना, जैसे आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको घुमा कर दिखाता हूँ, ये है, देखो इस तरीके से कुछ आप इसको एनिमेशन के तहत देख सकते हो, और ये आपका फ्रंट पार्ट है आंखों का। ठीक है, इनसाइड ये तुम्हारा पूरा आईबॉल कहलाता है, यानी आंखों का ये जो पूरा स्फेरिकल जो शेप आपको दिख रहा है स्फेरिकल, ये आपका आईबॉल कहलाता है। ठीक है, और इस तरीके से इसका जो बैक पार्ट होता है वो ऑप्टिकल नर्व्स निकलता है, और ये सीधा ब्रेन से जाकर हमारा सेरेब्रम यानी आगे वाले हिस्से से जुड़ जाता है। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप इस चीज को देखकर कुछ अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो ह्यूमन आई के बारे में। आंखें गोल 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 गोल। चलिए आइए, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले इंसान की आंखों के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखो, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले, द ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। इंसान की आंखें जो होती हैं वो लगभग क्या होती हैं? स्फेरिकल होती है। लगभग, पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, लेकिन लगभग स्फेरिकल इन शेप होता है। द डायमीटर ऑफ द आईबॉल इज 2.5 सेंटीमीटर। ये जो आपका डायमीटर दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये किसी किसी बुक में 2.3 to 2.5 वेरी भी करता है, तो इसके लिए कोई ये नहीं है। ठीक है, द ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस दैट इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी इंसान की आंखें जो होती हैं एक तरह से ऑप्टिकल डिवाइस है, जो कि नेचुरल तरीके से हम लोगों को मिली हुई है, और इसकी मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना। और रिफ्रैक्शन बेस्ड होता है ये। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन, आंखों में जो होता है एक लेंस होता है जिसको आप लोग आई लेंस कहते हैं, और आई लेंस से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के दौरान रेटिना पर इमेज बनती है, और जिसे हमारा जो ब्रेन है वो जज कर पाता है। ठीक है, तो इंसान की आंखें किस ऑप्टिकल फिनोमेना पे वर्क करती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करती है। देखो, यहाँ पे इंसान की आंखें यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में कई तरह के, आंखों में जितने तरह के ऑर्गन्स होते हैं सबके बारे में जानते हैं, उसका क्या वर्क है, किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, वन बाय वन सारे बातों को सीखते हैं। ठीक है, तो देखो ये इंसान की आंखें हैं। ठीक है, ये जो इसका सबसे बाहर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हम लोग स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मकुला होता है बहुत सारे के, लेकिन जो अभी जो हमें फिजिक्स में जो हम लोग जानना है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्क्लेरा है। इसका जो इंटरनल पार्ट देख रहे हो इसको रेटिना कहते हैं। ये पूरा का पूरा आईबॉल कहलाता है, आईबॉल। ठीक है, ये आईबॉल है पूरा। इसका सबसे इधर वाला आप जो पार्ट देख रहे हो इसको स्क्लेरा कहते हैं। इसके इनसाइड वाला पार्ट जो देख रहे हो ये जिस पर स्क्रीन पर इमेज बनता है, इसी को रेटिना कहते हैं।
ये आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हो ये कॉर्निया कहलाता है, इसके जस्ट पीछे आइरिस होता है, बीच में लेंस होता है, यहाँ पे एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे विट्रियमस ह्यूमर एंड सो मेनी मोर। तो आओ एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्निया, आ जाओ। देखो ये आंखों का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है जो कि आपके सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है, इसी को कहते हैं कॉर्निया। ये जो आप देख रहे हो ये आपका कॉर्निया है, ठीक है। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इससे लाइट आसानी से आंखों के अंदर इंटर कर जाती है। अब ध्यान में रखना, लाइट को यहां से पहुंचना है कहां तक? रेटिना तक। तो बीच में कोई भी ओपेक बॉडी नहीं होगी, ओपेक मटेरियल नहीं होगा, वरना लाइट रेटिना तक पहुंचेगी कैसे? तो जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हो सब के सब ट्रांसपेरेंट नेचर के होंगे, ठीक है, यहां से लेकर रेटिना तक। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट कर्व्ड एंड आउटर मोस्ट लेयर। आंखों का जो सबसे आगे जो कर्व पार्ट देख रहे हो जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ये सबसे आंखों का सबसे आगे वाला हिस्सा। आप इसको टच भी करके देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये जो आपका आगे वाला हिस्सा दिख रहा है यही क्या है? आपका कॉर्निया है, ठीक है। रिफ्रैक्ट मोस्ट ऑफ द इनकमिंग लाइट, यानी जितने भी लाइट आपकी आंखों में जा रहे हैं वो इसी कॉर्निया से होकर इंटर करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? तो ये आइरिस, ये आपका कॉर्निया का काम है। और भी कॉर्निया है, जैसे कॉर्निया आपकी आंखों को सबसे सराउंडिंग, सबसे आउटर लेयर है, तो ये आपकी आंखों को सराउंडिंग से प्रोटेक्ट भी करती है, डस्ट वगैरह से ये अपने ऊपर लेती है, हाँ या ना। तो इस तरह से है आइरिस। आइए सेकंड पार्ट आइरिस को देख लेते हैं। देखो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका आइरिस है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला, और इधर भी दोनों तरफ से, यानी समझ लो कि जैसे गेट पे द्वारपाल होते हैं वैसे ही ये आइरिस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ ये आइरिस आपका पाया जाता है, ठीक है। आइरिस क्या है? तो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आंखों का जो रंगीन हिस्सा होता है। देखो आंखों का जो रंग है वो किसके कारण डिफाइंड होता है? जैसे किसी की आंखें जो होती हैं वो नीली होती हैं, किसी की आंखें पीली तो खैर जॉन्डिस में होता है, लेकिन जनरली आंखों का कलर किसी का काला है, किसी का भूरा है, किसी का नीला है। आजकल तो आंखों का रंग गुलाबी भी हो जाता है कि नहीं? गाना सुने हो ना? हाँ, तो गुलाबी वगैरह ऐसा होता नहीं है, जनरली कुछ कुछ कलर्स होते हैं, जैसे ब्राउन है, ब्लैक है और ब्लू वगैरह है। तो वो किसके कारण, अगर क्वेश्चन आ गया कि आंखों के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आइरिस। आइरिस में जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट्स में जो कलर्स है उसके कारण आंखों का रंग डिफाइंड होता है। और ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर में भी आता है, जेनेटिक्स है, यानी माता पिता से संतानों में भी ये जाती है, ठीक है। तो ये आइरिस जो है वो आंखों के कलर वाला हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल, कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो पुपिल होता है हमारे आंखों में, पुपिल समझते हैं क्या है? देखो यहाँ पे, ये देखो, ये दोनों आइरिस है, ठीक है। और ये जो बीच में जो रीजन आपको दिख रहा है, यही आपका, ये जो बीच का रीजन है इसी को पुपिल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्यूपिल है बाबू, इसका साइज को डिफाइंड करने का, इसके डायमीटर को डिफाइंड करने का काम किसका है? आइरिस का है। एक्चुअली आइरिस करता है क्या, समझिए। आइरिस का जो मेन काम है वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। आइरिस जो होता है वो आंखों में कितना लाइट जाना चाहिए, ठीक है, आंखों में कितना लाइट जाना चाहिए ताकि ये इमेजेस को अच्छे से देख पाए। जरूरत से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। सपोज करो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है और इसके कारण आंखों में अगर ज्यादा लाइट जाएगी तो फिर आंखें डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। बहुत कम लाइट है, उस सिचुएशन में भी अगर लाइट कम जाएगी तो इमेज अच्छे से देख नहीं पाएगी, आंखों पे जोर पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्ड इनटू द आई दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। आइरिस उस चीज को जज करता है। क्लियर हो रहा है? जैसे कभी आप जब धूप में जाते हो ना, अचानक से जब आप छाया में हो, डार्क में हो और अचानक से आप धूप में जाते हो तो आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो आइरिस है वो आपका इस तरीके से क्या हो रखा है, मतलब एक्सपैंड कर चुका है। क्योंकि जब आप छाया में होते हो, डार्क रीजन में होते हो, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो वहां पर आंखों को ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस कारण आइरिस क्या होता है, वो एक्सपैंड कर जाता है और पुपिल के साइज को बड़ा कर देता है। पुपिल के साइज के बड़ा होने से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने के कारण ज्यादा लाइट इंटर कर पाती है और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफी ज्यादा होती है, वैसे सिचुएशन में अगर इसका डायमीटर, पुपिल का साइज बड़ा रहा तो बहुत ज्यादा लाइट इंटर कर जाएगी और आपकी आंखें हो जाएंगे डैमेज, फिर आप बन जाइएगा सूरदास। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, सॉरी आपको नहीं, आइरिस क्या करता है इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ेगा ये दोनों तरफ से तो पुपिल का साइज हो जाएगा छोटा। जब पुपिल का साइज हो जाएगा छोटा तो कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफी ज्यादा है तो कम लाइट जाएगी, तो आपकी आंखें अच्छे से इमेज को देख पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मीन्स आइरिस उस द्वारपाल के तरह आपके आंखों के सामने खड़ा होता है जो कि जज करता है कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कितने अमाउंट में लाइट जानी चाहिए और कितने अमाउंट में लाइट नहीं जानी चाहिए। तो अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो भी आइरिस ही है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
पुपिल, देखो पुपिल कोई पार्ट नहीं है, पुपिल दोनों आइरिस के बीच का एक रीजन है जिसको कंट्रोल कौन करता है, जिसके साइज को कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। क्लियर है? आइए तो पुपिल के बारे में देख लेते हैं। अ स्मॉल ब्लैक ओपनिंग इन द आई। आप अपनी आंखों को कभी गौर से देखना, ठीक है? आप अपनी आंखों से सबको देखते हो, लेकिन अपनी आंखों से कभी खुद को देखे हो? अच्छा, इस पे एक थाउट याद आ रहा है, सुन लो, है ना? जो लोग दूसरे के चेहरे पे हंसते हैं, आप लोग में से कुछ लोग ऐसा करते होंगे, अगर करते हैं बाबू तो ये आज के लिए, ये जो थाउट है वो आपके लिए है। जो किसी पे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये थाउट उसके लिए है, मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूं। अगर आप करते हैं ऐसा तो आपके लिए है, और अगर कोई और करता है तो उसको भी ये शेयर कर देना, ठीक है? जो लोग दूसरे के चेहरे पे हंसते हैं, जो लोग दूसरों पे हंसते हैं, उसे तोहफे में एक आईना भेंट करें, है ना? उसको इस बार जो अब उसका बर्थडे आएगा ना, तो उसको एक मिरर दे देना, ठीक है? आ जाओ। तो पुपिल, अ स्मॉल ब्लैक ओपनिंग इन द आई, आइरिस की, यानी आपका जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, उसमें देखना एक तो छोटा सा आपको रीजन दिखेगा, स्फेरिकल, वही आपका पुपिल है, उसी से लाइट इंटर करती है आंखों में। बात समझ में आ रही? भूत वगैरह को देखोगे ना तो वही पुपिल का साइज जो है थोड़ा बड़ा रहता है, समझ में आया? या फिर मतलब अलग तरह का रहता है, वो आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि कौन भूत है और कौन डायन है, ठीक है? तो ये हो गया। आगे देखते हैं, एक्सपैंड इन डीम लाइट। देखो पुपिल का साइज जो होता है डीम लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर कम होगी, डीम लाइट होगी, तो ये एक्सपैंड कर जाएगा, यानी पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। आइरिस आपका एक्सपैंड करेगा और पुपिल का साइज बड़ा। लेकिन अगर ब्राइट लाइट होगी, काफी लाइट ज्यादा होगी, वैसे सिचुएशन में आपका आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पुपिल के साइज को कर देगा छोटा। समझ में आया? तो ये चीज होती है। बात समझ में आ रही है? देखना, आप अचानक से धूप में अगर छाया में जाओगे, या छाया से अगर डायरेक्ट धूप में आओगे, तो आपके पुपिल का साइज एडजस्ट होता है, और इस एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है। इसलिए अचानक से जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करोगे, तो फिर आपको कुछ समय के लिए वो चीजें ब्लर्ड दिखने लगती है ना, धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि पुपिल को अपने साइज को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कभी अच्छा चलो, वो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, वो एक कहानी है, और ये तो एक्चुअली एक रिवीजन क्लास चल रहा है, तो वो सब बातों का समय नहीं है। आगे बढ़े, बोलो। तो आपने कॉर्निया के बारे में देख लिया, सबसे आउटर पार्ट, उसके जस्ट अंदर आपको दो द्वारपाल मिल जाएंगे, जिसको आइरिस कह रहे हैं। आइरिस किसके साइज को कंट्रोल करता है? पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, देखो। उसके बाद लेंस, इसको हम लोग आई लेंस भी कहते हैं, सिंपली लेंस ना बोलकर हम इसको बोलेंगे आई लेंस, ठीक है? तो आंखों में एक लेंस होता है। कहोगे सर आंखों के अंदर लेंस कौन फोड़ के घुसाया होगा? अरे बेवकूफ, ये कांच का लेंस नहीं होता है, प्लास्टिक का लेंस नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो प्रोटीन का बना होता है। यानी आपके आंखों में एक लेंस होता है, नेचुरल तरीके से डेवलप होता है, शरीर के बाकी अंग विकसित होते हैं वैसे ही है, ठीक है? तो इसको हम लोग आई लेंस के नाम से जानते हैं। ये कॉन्वेक्स नेचर का होता है, यही आपका आई लेंस है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर आई लेंस, आंखों का लेंस। और ये कॉन्वेक्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कॉन्वेक्स नेचर का, ठीक है? तो कॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल होता है, वही फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना टू फॉर्म अ क्लियर इमेज। और यही काम करता है आंखों को, मतलब इमेज को बनाने के लिए यही आई लेंस आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ह्यूमन आई इज अबाउट 1.4। याद रखिएगा, ह्यूमन आई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.4 होता है। एक्चुअली मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, लेंस का, ठीक है ना? 1.42। तो ये हमारा आई लेंस है। आई लेंस का नेचर पूछ सकता है कि आई लेंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो कॉन्वर्जिंग होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। बात समझ में आया? प्रोटीन का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है भाई? हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस फॉर नियर एंड डिस्टेंट विजन एकोमोडेशन। समझिए इस चीज को। सिलियरी मसल्स क्या है? जैसे ये लेंस आपने देखा, सपोज करो ये आपकी आंखें हैं। सर मेरी आंखें ऐसी नहीं है। अरे तो जैसी भी हो समझ लो, ये आपकी आंखें हैं, यहाँ पर है लेंस। सबसे आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं भाई? कॉर्निया कहते हैं। ये क्या है आपका? कॉर्निया। कॉर्निया के आगे आपको दो द्वारपाल मिल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? आइरिस। बीच वाला जो रीजन है इसको कहेंगे पुपिल। और यहाँ पर आपका एक आई लेंस आ गया। अब ये आई लेंस हवा में तो रहेगा नहीं, ये एक मसल्स के थ्रू क्या होता है? दोनों तरफ से जुड़ा होता है। जैसे आइरिस दोनों तरफ होता है, वैसे सिलियरी मसल्स होते हैं। आप देख सकते हो ये आपका आई लेंस है और ये दोनों तरफ से सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है ना सिलियरी मसल्स। एक तरह का मसल होता है जो कि लेंस को दोनों तरफ से होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लेंस है, ये लेंस है, और इधर से मेरा एक हाथ जो है वो सिलियरी मसल्स और दूसरा भी, ये दोनों लेंस को दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, ठीक है? दिस इज योर सिलियरी मसल्स। अब इसका काम क्या है समझ में? देखिए पहले एक बात समझ लो, अगर आपको दूर की वस्तु को देखनी है, देखो इंसान की आंखें जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा है। आप जो हमें देख रहे हो वो भी कैमरे से देख रहे हो,
आया ना। लेकिन सबसे बेहतरीन कैमरा जो है वो आपकी आंखें हैं। समझ में आया? तो इंसान की आंखें दुनिया की सबसे बेहतरीन कैमरा है। ये दूर की भी वस्तु को आसानी से देख पाती है, पास की भी वस्तु को आसानी से देख पाती है। ठीक है ना? अब समझो, दूर की वस्तु को देखने के लिए आपको पतले लेंस की जरूरत पड़ेगी और पास की वस्तु को देखने के लिए मोटे लेंस की, क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। और पतले लेंस का, यानी याद रखो, थीन लेंस, अगर लेंस थीन है तो इसका फोकल लेंथ हाई होता है, फोकल लेंथ ज्यादा होगा। जब फोकल लेंथ इसका ज्यादा होगा तो ये यूजफुल होता है, यूजफुल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू सी द फार ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर हमें दूर की वस्तु को देखनी है तो हमें पतले लेंस की जरूरत पड़ेगी, थीन लेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थीन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। इसकी वजह से दूर की वस्तु को साफ साफ हमारे आंखों पर उसका इमेज बना देगी रेटिना पर, और हम उसको देख पाएंगे। ये बात को ध्यान रखना। जबकि पास की वस्तु को देखने के लिए आपको रिस्पेक्टिवली मोटे लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, यानी थिक लेंस की जरूरत होती है। कैसे लेंस की? थिक लेंस की जरूरत होती है, क्योंकि थिक लेंस का फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो कम होता है, और कम होने के कारण ये क्या होता है? यूजफुल, यूज टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो नजदीक की वस्तु होती है उसको देखने के लिए हमें मोटे लेंस की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारी आंखें तो दूर भी साफ साफ देख लेती है, पास भी साफ साफ देख लेती है, तो हमारे आंखों में तो लेंस एक ही है, तो ये मोटा कैसे, पतला कैसे? तो इसी के लिए हमारे पास क्या है, हमने आपको क्या बताया, दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा आपकी आंख है। भगवान सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, उसके कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं आ सकती। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे आपका जो सिलियरी मसल्स है वो क्या करता है, सिलियरी मसल दोनों तरफ से लेंस को होल्ड किए हुए है। जब आपकी आंखें दूर की वस्तु को देखना चाहती है, यानी डिस्टेंट या फार ऑब्जेक्ट को देखती हैं, तो हमारा जो सिलियरी मसल्स है तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही, ये लेंस को खींचता है, इस तरीके से एक्सपेंड करता है, जिसके कारण लेंस हो जाता है पतला। आप खुद से सोचो कि कोई वस्तु है, अगर आप उसको इस प्रकार एक्सपेंड कीजिएगा तो वो आपका पतला हो जाएगा कि नहीं, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो हो जाएगा मोटा। तो सिलियरी मसल्स का यही काम है, सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती है, और जब जरूरत देखते, जब हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं तो ये खींचकर लेंस को पतला कर देती है, और हमें दूर साफ साफ दिखने लगता है, क्योंकि लेंस पतला, फोकल लेंथ बढ़ गया, देख लिया अब। लेकिन जब पास की वस्तुओं को देखनी होती है, पास की वस्तु को जब देखनी होती है तो ये होता है, ये हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण लेंस हो जाता है मोटा, और पास भी सही सही दिख पाता है। आया ना? तो सिलियरी मसल जो होता है वो आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है, जिससे हमें दूर और पास दोनों की वस्तु को साफ साफ दिख जाती है। अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे एक प्रेस बायोपिया प्रॉब्लम, जिसमें आपका सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी डाउन, और हमें न तो दूर साफ साफ दिखेगा न तो पास साफ साफ दिखेगा। यही प्रॉब्लम प्रेस बायोपिया कहलाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन में आएगा आगे। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स का काम समझ में आ गया। अब समझिए, सिलियरी आंखों के लेंस का इस तरीके से, आंखों के लेंस के फोकल लेंथ का इस तरह से चेंज होना कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, हिंदी में इसको नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन? तो ह्यूमन आई का फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो हमारी आंखें ऑलरेडी, हमारे आंखों में जो लेंस है वो पतला हो जाता है, और अगर किसी नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे आंखों का फोकल लेंथ कम हो गया, यानी हमारा लेंस हो जाता है मोटा। तो लेंस के थिकनेस को बदलने से फोकल लेंथ उसका बदलता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, आई लेंस के इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो आंखों में है, जो आई लेंस का प्रॉपर्टी है, ये किसके कारण परफॉर्म हो पाता है? तो ये विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स होता है। अगर सिलियरी मसल्स ना हो तो आंखों को पतला और आंखों को मोटा कैसे होगा, बताओ, थिकनेस कैसे चेंज होगा? ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई लेंस या सिलियरी मसल, तो इसका जवाब होगा आई लेंस। याद रखिएगा, आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हुआ, आई लेंस का थिकनेस चेंज हो रहा है। आई लेंस अगर थिक हो गया तो फोकल लेंथ शॉर्ट हो जा रहा है, आई लेंस अगर थिन हो गया तो उसका फोकल लेंथ लॉन्ग हो जा रहा है। तो फोकल लेंथ किसका बदल रहा है, थिकनेस किसका बदल रहा है? आई लेंस का। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई लेंस, बट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो और बैट्समैन ने हिट किया और आपने ले लिया कैच, आप फील्डर हो तो आपने उसको कैच कर लिया। अब बताओ, विकेट आपको मिलेगा, आपने कैच लिया तो आपको विकेट मिलने वाला है, या फिर बॉलर को? बॉलर को, क्योंकि बॉल उसी ने फेंकी थी।
आपकी मदद से बॉलर को मिल गया विकेट, यानी फील्डर की मदद से बॉलर को विकेट मिल गया, लेकिन एक्चुअली विकेट किसको मिला? बॉलर को। तो वही बात है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई लेंस, लेकिन आई लेंस को ये कैरेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए सिलियरी मसल्स की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए सिलियरी मसल्स हेल्पफुल है, ना कि हेल्प सिलियरी मसल्स की प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिलियरी मसल्स की प्रॉपर्टी ये नहीं है, बल्कि पावर ऑफ एकोमोडेशन आई लेंस की प्रॉपर्टी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेटिना। रेटिना क्या है? देखो, रेटिना एक दीवार है, हमारे आंखों का जो सबसे भीतरी दीवार है, जो सबसे आंतरिक, जो सबसे इंटरनल आप देख रहे हो, यही हमारा रेटिना है, जहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। हम देखें, हमने किसी वस्तु को देखी तो उस वस्तु का इमेज तो बनेगा ना, कहाँ बनेगा? तो हमारे आंखों के रेटिना पर बनता है। तो रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन द आई कंटेन रॉड सेल एंड कॉन सेल टू डिटेक्ट द लाइट एंड कलर्स। देखो, तो रेटिना पर इमेज बनती है, इसमें रेटिना में रॉड सेल और कॉन सेल भी पाए जाते हैं। ये क्या है? ये दो तरह के सेल, तो इसके बारे में, ऐसे तो कई सारे सेल्स पाए जाते हैं रेटिना में, रेटिनल वॉल में कई सारे पाए जाते हैं, लेकिन दो सेल की हम चर्चा कर लेते हैं, रॉड सेल और कोन सेल की। तो देखो, ये रॉड सेल जो होता है ना, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ये दोनों क्या है समझिए। आंखों की रेटिना में यानी रेटिनल वॉल में पाए जाने वाले ये दो सेल्स है। इसमें जो रॉड सेल है वो लाइट की इंटेंसिटी को लेकर काफी सेंसिटिव होता है, और जो कोन सेल है वो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है उसके कलर को लेकर होता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसका इमेज तो हमारे आंखों पे बन रहा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं बन रहा है, उसका रंग भी मुझे दिख पा रहा है। बात समझ में आया? तो वो रंग जो दिख पाता है, जैसे वो किसके कारण? कोन सेल की मदद से होता है। अगर कोन सेल की कमी हो गई, अगर किसी इंसान की आंखों के रेटिनल वॉल में कोन सेल कम है, तो फिर वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है भैया। ठीक है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब उसको रंग पहचान करने में दिक्कत होगी। खासकर जो प्राइमरी कलर है, हरा, नीला और लाल, उसमें उसको ज्यादा दिक्कत होगी। उसमें भी खासकर हरा में यानी ग्रीन में और रेड में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसको प्रॉब्लम को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस का कारण है आंखों के रेटिनल वॉल में यानी रेटिना में कोन सेल की कमी। ये कोन का शेप होता है, इसलिए इसको कोन सेल कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी, समझ लो, किसी बच्चे को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कभी भी वो बच्चा फौज की तैयारी ना करे, डिफेंस की तैयारी ना करे, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर कोई प्रशासनिक सब जैसे पुलिस वगैरह, इसकी तैयारी ना करे, उसका कभी रिजल्ट होने वाला नहीं है। वो अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर टॉप रैंकर भी है तो उसको उस सर्विस में उसको पोजीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा उस केस में। या फिर रेलवे का जो लोको पायलट है या फिर जो पायलट्स होते हैं, जो एविएशन ट्रेड के जो पायलट्स होते हैं, वो सब, अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो इस सब की तैयारी ना करें। अगर आपको नहीं है तभी करें, क्योंकि अगर आप रिटर्न क्वालिफाई भी कर जाओगे बाबू, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम रहेगा तो आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा उस सर्विस के लिए। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज नहीं होता है, और ये जेनेटिक्स भी होता है। जनरली ये पुरुषों में पाया जाता है, मदर बॉडी इसको कैरी करने का काम करती है, और जनरली ये मेल में पाया जाता है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है, और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। बात समझ में आई? तो कलर ब्लाइंडनेस आपने समझ लिया किसके कमी के कारण होता है, इन लैक ऑफ कॉन सेल इन रेटिनल वॉल। और दूसरा है हमारा रॉड सेल। रॉड सेल क्या करता है? रॉड सेल के कारण आप जैसे देखो, हम कम रोशनी में भी चीजों को देख पाते हैं ना। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर कम भी है, जैसे शाम के समय या फिर रात के भी समय, ऐसा तो नहीं है कि हमें बिल्कुल भी चीजें नहीं दिखती हैं। तो कम रोशनी में भी हमारी आंखें देख पाती हैं, वो किसके कारण? रॉड सेल के कारण देख पाती है। अगर रॉड सेल की कमी हो गई तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी समझते हैं? यानी रात में किसी व्यक्ति को दिखना ही बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कम लाइट में भी, कम लाइट अगर हुआ ना तो उसकी आंखें नहीं देख पाएंगी। क्यों अगर नहीं देख पा रही? इसका मतलब क्या है कि उसके आंखों में यानी रेटिना में रॉड सेल की कमी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसके आंखों में रॉड सेल ज्यादा पाया जाता है, इंसानों से ज्यादा, तो वो रात में भी अच्छे से देख पाते हैं, है ना। निशाचर जैसे में जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे शेर है, चीता है या फिर कुत्ते वगैरह, और बहुत सारे में है जो हम इंसानों से भी कम पाया जाता है, जैसे जो पोल्ट्री होती है, जो कुकुट होते हैं, उसमें रॉड सेल की संख्या हम इंसानों की आंखों से भी कम होती है, इसलिए वो लाइट को जज नहीं कर पाती। क्लियर है? तो रॉड सेल की कमी से कौन सा बीमारी होगा बताओ? अगर रॉड सेल कम हो गया तो होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं रतौंधी। तरीके नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आया? कहोगे कि सर नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन के डिफिशियंसी के कारण भी होता है। हाँ ठीक है, विटामिन ए की कमी से भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो रॉड सेल के भी, आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, ऑप्टिक नर्व्स क्या है? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक नर्व्स कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल
फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आपकी पूरी आंखें रह बहुत हेल्दी हैं, लेकिन अगर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हुआ तो आंखें गई और इसका कोई इलाज भी नहीं है, पहले समझो। ऑप्टिक नर्व्स क्या है? जैसे आंखों का काम इमेज बनाना होता है, आंखों का काम इमेज बनाना होता है, देखने का काम आपका ब्रेन करता है। जैसे कान जो है वो साउंड को कैप्चर रिसीव करने का काम करता है, सोचने और समझने का काम सब ब्रेन है। बात मेरी समझ में आ रही है? अब बहुत सारे आप ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जिनका आंख है, वो आंख है उनका खुला हुआ, लेकिन वो किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो चुका है। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है? रेटिना पर जो इमेजेस बनते हैं, सपोज करो कि किसी यहाँ पे रेटिना पर इमेज बना, ये इमेज रेटिना पर बना, आंखों ने इस इमेज को बनाया, लेकिन फिर ये ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से, आप ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे निकलते हैं। ये जो रेटिना है ना, इसकी दीवारों से कई सारे ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं जो कि ब्रेन तक ले जाते हैं सिग्नल को। यानी यहाँ पर जब इमेज बनती है तो उस इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम किसका होता है? उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर उसको ब्रेन तक ले जाने का काम ऑप्टिक नर्व्स का होता है। ठीक है? अगर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो गया या फिर इसकी मात्रा अगर कम हो गई तो इमेज तो बनेगा, लेकिन उसको ब्रेन तक जब तक वो जाएगा नहीं तब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो ऑप्टिक नर्व्स क्या है? जो इमेज बनता है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर उसको ब्रेन तक भेजा जाता है, और ये ले जाने का काम कौन करता है भाई? ऑप्टिक नर्व्स करता है। ठीक है? ग्लूकोमा एक प्रॉब्लम है। ग्लूकोमा एक बीमारी है जिसमें इंसान में जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। ठीक है? जिसके कारण क्या होता है? इमेज बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है। इमेज का बनना, इमेज के दिखना, दोनों में अंतर है भैया। आपके घर में खाना बना हुआ है लेकिन आप खाए नहीं हो, तो फिर आप क्या आपकी भूख मिट जाएगी? फिर वही बात है। तो फिर इमेज का बनना रेटिना पर बना, लेकिन उसको देखने के लिए उसको ब्रेन तक ले जाना पड़ेगा, और ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स करता है। ऑप्टिक नर्व समझ में आ गया क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फंक्शन ऑफ आई। तो आपने सारे के सारे पार्ट्स का फंक्शन समझ लिया कि किसका क्या काम है। ठीक है? अब ओवरऑल हम एक देख लेते हैं। देखिए लाइट इमेज कैसे बनाता है, आंखों में इमेज कैसे बनता है। देखो, लाइट इंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड पुपिल, यानी कॉर्निया से थ्रू होते हुए पुपिल से लाइट आगे बढ़ती है। द लेंस focused light onto the retina where an inverted real image is formed. The optic nerve sends signal to the brain which interpret the image correctly. सिंपल सी बात है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से लाइट निकला, ये लाइट आपके कॉर्निया से होता हुआ इंटर किया। मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू से लेकर अंत तक यानी रेटिना तक पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से लाइट इंटर किया, इंटर करने के बाद ये देखो इस तरह से जाकर आपका यहाँ पे इमेज बना। समझ आ रही है बात? और ये जब इमेज बन जाएगा तो ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ये कहां तक जाएगी? ब्रेन तक जाएगी। ब्रेन के कौन से हिस्से में? आगे वाले हिस्से में, जिसको आप लोग फोरब्रेन या सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है कि रेटिना पर बनने वाला जो इमेज होता है वो रियल होता है कि वर्चुअल? तो वो रियल होगा और उल्टा होगा, रियल होगा और उल्टा होगा। तो कहोगे कि सर हमें तो उल्टा नहीं दिखता, हम तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो सीधा दिख रहा है, जबकि हमारे आंखों के रेटिना पर उसका इमेज तो उल्टा बन रहा है। भैया बनता उल्टा है, दिखता सीधा है, आखिर माजरा क्या है? माजरा ये है कि हमारा ब्रेन, दिमाग, आप इंसान हो ना, इंसान का दिमाग लेकर पैदा हुए हो ना, तो सेंसिटिविटी तो हाई है ना। ठीक है? तो इंसान की संवेदनशीलता, इसकी सेंसिटिविटी आप ऐसे समझ सकते हो, हालांकि इसके पीछे और भी दूसरे तर्क भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझ लो कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी सेंसिटिविटी के कारण हमें उल्टा ऑब्जेक्ट भी क्या दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। ये हमारा ब्रेन इस चीज को एकोमोडेट कर लेता है। बात समझ में आई? लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया कि रेटिना पर बनने वाला इमेज कैसा होता है, तो उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा होता है। ठीक है? लेकिन दिखता सीधा है। समझ आ गई? कोई बात, कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें। ठीक है? आगे बढ़े। चलो, पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने आपको बता दिया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे लेंस पतला है और यहाँ पे लेंस मोटा है, तो इस लेंस को पतला और मोटा करने में, यानी देखो थिन लेंस है, यहाँ पे थिन लेंस है और यहाँ पे थिक लेंस है। दिस इज योर थिन लेंस एंड दिस इज योर थिक लेंस। तो थिक लेंस के लिए, थिक लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? शॉर्ट, और थिन लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? ज्यादा। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सिलियरी मसल्स की मदद से ऐसा हो पाता है। ठीक है? आप इस चीज को देख सकते हो। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन यहां से याद रखना, बोल देना। ठीक है? कंट्रोल्ड बाय द, देखिए हम क्या लिखा है? कंट्रोल्ड बाय द सिलियरी मसल्स।
कंट्रोल्ड बाय, देखो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, किसकी एबिलिटी है ये, आई लेंस की, टू एडजस्ट द फोकल इट्स फोकल लेंथ टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये आई लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई लेंस की एबिलिटी है। कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, कंट्रोल सिलियरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट और समझ लेना, नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट या डिस्टेंट पॉइंट क्या होता है। देखो एक हेल्दी आंख के लिए, एक हेल्दी आई के लिए जो नियर पॉइंट क्या है, वो है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है 25 सेंटीमीटर। मतलब हम नजदीक की वस्तु तो देख, हम तो नजदीक रखे किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन सबसे क्लियर क्या देख पाते हैं, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सबसे क्लियर दिखेगा। क्या उससे आगे हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन ब्लर दिखेगा, या फिर उससे दूर जाएगा भी तो दिखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे क्लियर कब दिखेगा, जब वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा होगा। सो दिस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यही हमारा नियर पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर, क्लियर हो गई, यानी 1.1/4 मीटर, क्लियर है। अब देखिएगा फार पॉइंट क्या होता है, यानी हमारी आंखें दूर कहां तक देख पाती है, तो हमारी आंखें दूर तो इनफाइनाइट तक देख पाती हैं। हम लोग स्टार्स देख लेते हैं, मून देख लेते हैं, है ना, ये सब देख पाते हैं, तो वो सब कितने दूर है, वो सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब कि हमारा जो डिस्टेंट पॉइंट है, या फिर हमारा जिसको कह सकते हो फार पॉइंट है, वो क्या है, हमारा इन्फिनिटी है। और जो नजदीक जो हम अच्छे से देख पाते हैं वो है हमारा क्या, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आंखें अच्छे से देख पाती हैं, ठीक है। चलो देखो अगला पॉइंट है हमारा आई डिफेक्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो ये डिफेक्ट है, डिजीज नहीं है, दोनों में फर्क होता है। डिजीज जो होता है वो पैथोजेंस के कारण होता है बाबू, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल, ये सब के कारण आपका डिजीज होता है। लेकिन ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट मीन्स कमियां, कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ कमियां हैं, कुछ मतलब गलतियां हैं आंखों में, तो वो डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी आएगा, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, स्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट, कई तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले देखते हैं मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, इसको हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होता है क्या, समझ लो। देखो किसी भी डिफेक्ट्स के 3 चीजों को ध्यान में रखना, डिफेक्ट्स क्या है, उसका काउज क्या है, और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसका यानी करेक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मायोपिया है क्या। तो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ह्यूमन आई कैन एबल टू सी द क्लियर इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट बी एबल टू सी द क्लियर इमेज ऑफ डिस्टेंट और फार ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हाट, मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है, यानी उसकी आंखें जो है मायोपिक आई है, तो वो नजदीक तो ठीक ठाक देख लेगा, साफ साफ देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु से धुंधली नजर आएगी, इसे क्या कहेंगे, मायोपिया कहेंगे बाबू, ठीक है। ए विजन डिफेक्ट वेयर अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, दूर की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, उसे को कहते हैं मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका कारण देख लो, इसका कारण क्या है, आईबॉल इज इलोंगेटेड और द लेंस इज टू कर्व। 2 कारण इसके हो सकते हैं। पहला, देखो एक चीज सिंपल बात में समझ लो, अगर इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है, अगर रेटिना के आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो आप समझ लो कि आंखें हो गई गड़बड़। जब तक रेटिना पर इमेज बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रेटिना से इधर उधर हुई गई। तो जितने भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन आप देखोगे मोस्ट ऑफ में आपको यही दिखाई होगा कि जो इमेज बन रहा है ना, वो रेटिना पर ना बन के इधर उधर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला कारण क्या है कि आईवॉल का इलोंगेशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके आंखें, ठीक है, ये हमारा लेंस है, ये रेज ऑफ लाइट आ रही है और रेटिना पर जाकर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हेल्दी आई है, बिल्कुल यहाँ पे इमेज बन रहा है, सही है। लेकिन अगर ये आईबॉल इलोंगेट कर गया, जैसे मान लीजिए कि आईबॉल ऐसा हो गया, अब जो इमेज बन रही थी वो इमेज बाबू बताओ तो ये रेटिना से पहले बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना। यानी इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, होना चाहिए था यहाँ तक लेकिन हो गया इतना, तो इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि यानी इमेज से, रेटिना से पहले ही इमेज बनने लगती है। दिस इज द बात, समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट काउज। ऐसा भी हो सकता है कि आपका आईबॉल बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये जो लेंस है ना, ये काफी मजबूत हो गया। मतलब ये लेंस मजबूत होने का मतलब लेंस का पावर ज्यादा है, मीन्स लेंस मोटा हो गया। लेंस अगर मोटा होगा तो बताओ बाबू क्या होगा, लेंस अगर मोटा हो गया, थिक हो गया, देखो यहाँ पे लेंस क्या हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, तो इसका पावर बढ़ गया। पावर बढ़ने का मतलब फोकल लेंथ घट गया। यानी आपका आईबॉल का लेंथ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लेंस मोटा होने से पावर बढ़ गया। पावर बढ़ा, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि थिक लेंस का पावर ज्यादा होता है, फोकल लेंथ कम होता है। तो अगर ये थिक हो गया बाबू तो ये पहले ही मिल जाएगा,
यानी फोकल लेंथ इसका शॉर्ट हो जाएगा, और जब फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगा इमेज रेटिना पर बन नहीं पाएगा, हो गया समस्या, येलो आंख। समझ में आया? तो इस तरीके से हो गया ये। तो ज्यादातर बच्चों में मायोपिया, सबसे कॉमन जो डिफेक्ट है ना आंखों में पाए जाने वाला वो मायोपिया है। अगर आप लोग कुछ बच्चे देख रहे होंगे और किसी के आंखों पे चश्मा लगा हुआ होगा तो आप पता कीजिएगा आपको मायोपिया ही होगा, ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कारण। करेक्शन क्या है? तो कॉनकेव लेंस, यूजिंग कॉनकेव लेंस। आप आंखों के सामने, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको चश्मा रिकमेंड कर देगा, उसमें जो कौन सा लेंस लगाओगे तो आप उसमें कॉनकेव लेंस लगाओगे। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके आंखें के आगे कौन सा लेंस लगाओ? कॉनकेव लेंस लगाओ। अप्रोप्रिएट पावर का ये रेस को क्या कर देगा? इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, और इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि फर्दर ये जाकर आपकी रेटिना पर मिल जाएगी और यहीं पर बन जाएगा इमेज। और जब रेटिना पर इमेज बनने गया तो ठीक है, क्योंकि रेटिना पर अगर इमेज बनेगा तो उस इमेज को आपके ब्रेन तक ले जाने वाला जो करियर है उसका नाम है ऑप्टिकल नर्व्स, जो कि लाइट सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव का नर्व होता है जो कि ब्रेन तक इमेज को ले जाता है। अब मान लो कि आपका इमेज रेटिना से आगे बन गया, तो भैया यहां से उस इमेज को ब्रेन तक ले जाने वाला कौन है? ठीक है ना, तो थोड़ा वहां पे तो मतलब ऑप्टिक नर्व्स कम होते हैं या फिर डेंस होते हैं, रेयर होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, तो उस स्थिति में आपको धुंधली दिखाई देने लगेगी। बात समझ में आ गया? चलो, तो मायोपिया समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। नाउ द सेकंड डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा होगा, मायोपिया का ये उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है? ए विजन डिफेक्ट इन विच वेयर अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। उल्टा हो गया, यानी इस डिफेक्ट ऑफ विजन में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो साफ साफ दिखती है, लेकिन पास की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। समझ में आया? पास की नजर कमजोर हो जाती है। दैट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिक आई, तो क्या होगा इसमें? ही कैन नॉट एबल टू सी द क्लियर इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट बट इट कैन ही कैन एबल टू सी द क्लियर इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है आईबॉल इज टू शॉर्ट, यानी आईबॉल क्या हो गया? सिकुड़कर छोटा हो गया, या फिर लेंस इज टू फ्लैट काउजिंग द इमेज टू फॉर्म द बिहाइंड द रेटिना। इसमें उल्टा है, मायोपिया का उल्टा है। जैसे आपकी ये जो आंखें हैं, ठीक है ना, अब ये यहां पर देखो, ये आपका लेंस है, रेज आया, ये ऑब्जेक्ट से रेज आया, ऑब्जेक्ट पास में रखी हुई है, ये जाकर रेटिना पर मिला, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इमेज बन रहा है भाई, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये जो आईबॉल है ये डिक्रीज, इसका ये शॉर्ट हो जाए यानी सिकुड़ जाए, इस तरीके से कुछ हो जाए। अब इस तरीके से हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? ये जो आपका ये जो रेस जो है वो यहाँ पे मिल रही थी, अब खुद से सोचो, यहाँ पे मिल रही थी और ये अंदर की ओर हो गया, तो ये तो रेस बाहर ही मिलने लगेगी, यानी रेटिना से बाहर चला जाएगा। और इस केस में आपको फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो गया इस तरीके से, ठीक है। और इस समय आपको हो गया हाइपरमेट्रोपिया, यानी आप दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाओगे। या फिर मान लीजिए कि आपका आईबॉल सही है लेकिन आपका लेंस वीक हो गया, ये थिन हो गया, पतला हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये सही है, आपका बिल्कुल आईबॉल जो है वो सही है, लेकिन लेंस अगर पतला हो गया बाबू, तो ये फोकल लेंथ को क्या कर देगा? फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, क्योंकि थिन लेंस का जो है फोकल लेंथ ज्यादा होता है, थिन लेंस का पावर कम यानी फोकल लेंथ ज्यादा, और वो आगे जाकर मिला देगा। दोनों सिचुएशन में क्या होगा? इसमें क्या हुआ कि आईबॉल का लेंथ कम हो गया और इसमें फोकल लेंथ थिन हो गया, जिसके कारण दोनों सिचुएशन में इमेज रेटिना से बाहर बनने लगेगी, और इसी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। समझ आ रही है बात? इसका क्या है उपाय, करेक्शन क्या है इसका? तो यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, आपको आंखों के सामने क्या लगाना होगा? कॉन्वेक्स लेंस लगा लो अप्रोप्रिएट पावर का, वो फर्दर इसको क्या करेगा? आपको रेटिना पर जाकर इसको इस तरीके से मिला देगा रेस को, तो आपकी आंखें रेटिना पर जब मिलने लगेगी तो सही दिखने लगेगी। आगे में क्या लगा दिया आपने? कॉन्वेक्स लेंस, तो ये रेस को कहाँ मिला देगा? ऑन रेटिना। समझ में आया? तो ये है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसका उपाय क्या किया जा सकता है? तो कॉन्वेक्स लेंस, ये सब याद रखना है, सीधा सीधा पूछ देगा, ठीक है। इन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई विच टाइप ऑफ लेंस इज टू बी यूज्ड, क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस को अगर करना होगा तो क्या होगा? ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? तो कॉनकेव लेंस। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नाउ द थर्ड इज प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये क्या है? हिंदी में इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी जब किसी आंख में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ हो गए, मतलब कहने का मतलब कि मायोपिया मतलब दूर का प्रॉब्लम और हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास प्रॉब्लम, दोनों एक साथ अगर होने लगे तो वो समझ लो वो प्रेस बायोपिया हो गया उसे, यानी उसकी आंखें क्या है? प्रेस बायोपिक आई है, ठीक है। क्या होता है समझिएगा, एज रिलेटेड विजन डिफेक्ट्स वेयर बोथ नियर एंड डिस्टेंट विजन बिकम्स डिफिकल्ट।
जनरली ये उम्र के साथ होने वाला ये प्रॉब्लम है। जनरली होता है क्या, समझ लीजिए, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ शरीर में मांसपेशियों में जो लचीलापन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हो जाती है कम। उम्र के साथ साथ आंखों में, देखो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, मसल्स है, तो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके मसल्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, है कि नहीं। छोटा में आप लोग देखे होंगे कि आप लोग देखे होंगे कि आप तो खुद छोटे होंगे, आपको क्या पता, लेकिन अपनी मम्मी से पूछिएगा, ठीक है। तो छोटे में बच्चे जो होते हैं, उसकी हड्डियां भी काफी मुलायम होती हैं और उसके मसल्स भी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से पैर को उठा के उसके नाक पे सटा दिया जाता है। अभी करो, अभी अगर ऐसा कर सकते हो क्या, हड्डियां टूट जाएंगी? नहीं सर, मेरा तो पैंट फट जाएगा। हाँ अच्छी बात है, वो भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। तो इसमें क्या होगा, उम्र के साथ साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ शरीर में जो मांसपेशियां हो उसमें लचीलापन कम हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो आंखों में भी जो सिलियरी मसल्स है वो भी तो एक प्रकार का मसल है, उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब हमने आपको बताया है कि सिलियरी मसल्स का काम क्या है। भैया सिलियरी मसल्स का काम है पावर ऑफ एकोमोडेशन को कंफर्म करना। मींस अगर हम दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो हमें चाहिए ज्यादा फोकल लेंथ, यानी पावर कम होना चाहिए आंखों आई लेंस का। तो सिलियरी मसल जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स खींचकर लेंस को पतला कर देती है, और जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए सिलियरी मसल सिकुड़कर लेंस के फोकल लेंथ को कम कर देती है, जिसके कारण दूर और पास दोनों साफ साफ दिख जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, उम्र के इस पड़ाव में, एक उम्र के बाद, जनरली ये एज रिलेटेड ही ये डिफेक्ट है। उम्र के साथ साथ मांसपेशियों में लचीलापन हो गया कम। अब जब कम हो गया तो फिर जितना खींचना चाहिए उतना खींच नहीं पाएगा, जितना सिकुड़ना चाहिए उतना सिकुड़ नहीं पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ना तो दूर साफ साफ दिखेगा, ना तो पास पास साफ साफ दिखेगा। तो कहोगे सर ये सब में होगा, नहीं, लेकिन जब होता है तो जनरली ये एज रिलेटेड इशू है, इसलिए जनरली ये होता है तो उम्र के एक पड़ाव के साथ ही होता है। अब जो हेल्दी है उसमें नहीं होगा, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन होता है तो यही मतलब एक एज के बाद ही होता है। इसका कारण क्या है भाई, तो वीकिंग द सिलियरी मसल्स एंड रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस ड्यू टू एजिंग, यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ मांसपेशियों में लचीलापन की कमी के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के स्कॉर्सिटी के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका करेक्शन क्या है, तो देखो इसमें दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, बाइफोकल लेंस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरह का प्रेस बायोपिया इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो दोनों के लिए लेंस लगाना पड़ेगा, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। यानी आपको बाइफोकल लेंस, यानी एक चश्मा, एक आप लोग इस तरह का चश्मा अगर देखे होगे, इस तरह का चश्मा इसी तरह का होता है, तो यहाँ पे इस तरीके का आप लेंस देखे होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक इस, और ये वाला ऊपर वाला जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह का लेंस होता है, इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, और इसी तरह का लेंस यूज किया जाता है चश्मे में। तो अगर आपको नजदीक, अगर दूर का प्रॉब्लम है यानी मायोपिया वाला प्रॉब्लम है तो इससे देखिए, जब पास का प्रॉब्लम है तो फिर यानी हाइपरमेट्रोपिया है तो फिर ये वाला से यूज कीजिए। देखते हो कि जिसको ये जो व्यक्ति इस तरह के चश्मे पहनते हैं ना, वो न्यूज वगैरह पेपर, जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो देखना चश्मे को अपने नाक पे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो नजदीक की चीजों को देख रहे हैं और उसके लिए उनको क्या हाइपरमेट्रोपिया वाला प्रॉब्लम हो रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नजदीक में प्रॉब्लम। तो वो कौन सा लेंस का यूज करेंगे, वो कॉन्वेक्स लेंस, तो इससे देखेंगे। लेकिन जब दूर देखना होता है तो चश्मे को अच्छे से चढ़ा लेंगे ऊपर, हाँ हाँ ये, उसके लिए इसका यूज करेंगे। क्लियर है? तो देखो आप प्रेस बायोपिया में इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। प्रेस बायोपिया क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है बाबू, ए विजन डिफेक्ट वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ब्लर्ड और डिसऑर्डेड विजन एट ऑल डिस्टेंसेस ड्यू टू द इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। देखो ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें इंसान जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखता है वो ब्लर्ड दिखता है, धुंधली दिखेगी। किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट देखेगा, किसी भी एंगल से देखेगा, साइड से देखेगा, वो धुंधली दिखेगी। इसका देखो ये एस्टिग्मेटिज्म आई है, आप इसको देख पा रहे हो अच्छे से। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो रेज जो है वो अलग अलग तरीके से फोकस्ड हो रही है रेटिना पर, कभी यहाँ, मल्टीपल फोकस्ड पॉइंट है इसके, फोकस पॉइंट एक नहीं है। तो इमेज यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, दिमाग कंफ्यूज रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम समझ में आया। तो ये एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम, इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये प्रॉब्लम, इसमें मल्टीपल फोकस पॉइंट बनते हैं, ठीक है ना, ब्लर्ड हो जाता है इमेज। और ये होता है क्यों, तो इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। याद रखिएगा, कॉर्निया का शेप अगर इरेगुलर हो गया, ब्लर्ड हो गया, बल्ब हो गया किसी भी तरीके से, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, रेगुलर शेप नहीं है बल्कि इरेगुलर शेप है। देखो एन इवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया लीड्स टू द इम्प्रॉपर फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। मतलब ये जो आगे का हिस्सा, ये जो आपकी आंखें हैं, इसमें जो कॉर्निया है वो आपका टेढ़ा लंगड़ा हो जाए, तो क्या होगा, जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ, मतलब कहने का मतलब मल्टीपल फोकस पॉइंट बनने लगेंगे। रेज यहाँ भी मिल रहा है, इस पॉइंट पर भी इमेज बन रहा है, इस पॉइंट पर भी बन रहा है, इस पॉइंट पर भी बन रहा है, दिमाग कंफ्यूज, आप कंफ्यूज, कुछ सही नहीं दिखेगा। तो इसका कारण क्या लिखोगे, इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया।
ठीक है। इसका करेक्शन क्या है, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। आंखों में कौन सा लेंस लगाना है, चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस का लगाना है। सिलेंड्रिकल लेंस सिलेंडर टाइप का लेंस होता है। लेंस भी कई तरह के होते हैं, हम लोग तो जनरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही देखे, लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस होता है, बाइफोकल लेंस होता है ना, कई तरह के लेंसेस होते हैं। तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगेगा, याद रखिएगा। चलो एक बार सबको देख लेते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, चार तरह के डिफेक्ट्स हमने देखा। सबको बारी बारी से एक बार फिर से रिकॉल कर लो। मायोपिया क्या है बाबू, इसमें आईबॉल इज टू लॉन्ग, क्या होता है, इसका कारण क्या है, तो आईबॉल का लंबा हो जाना या लेंस का ज्यादा कर्व हो जाना। इसका करेक्शन क्या है, तो यूजिंग कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आईबॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जितना आईबॉल का लेंथ होना चाहिए उससे कम, यानी आईबॉल सिकुड़ जाता है, या फिर इसमें लेंस काफी फ्लैट हो जाते हैं। इसको सही करने के लिए क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है। प्रेस बायोपिया में क्या है, एज के साथ साथ सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के कम होने से प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, बाइफोकल लेंस। एंड द लास्ट वन इज एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, तो इरेगुलर या अनइवन शेप ऑफ कॉर्निया होता है, और ये इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए द नेक्स्ट वन इज कैटरैक्ट। देखो ये कैटरैक्ट अलग क्यों है, ये चारों डिफेक्ट्स आपने देखा, ये चारों को आप लेंस से ठीक कर सकते हो। ठीक है, एक में आपने मायोपिया में आपने कौन सा लेंस लगा दिया, कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस, और एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस लगाकर ठीक कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा बीमारी है जो लेंस से ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया। ठीक है, इसका नाम है कैटरैक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं मोतियाबिंद। एक कॉमन भी है, बहुत लोगों को हुआ भी होगा, आपके भी फैमिली में, जो खासकर जो ओल्ड एज के जो लोग होंगे, आपकी दादी नानी जो होंगी, किसी न करे किसी को, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी को हुआ होगा तो आप अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो कैटरैक्ट, इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, है क्या, तो ए कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द आईज लेंस दैट कैन लीड टू द ब्लड विजन। ठीक है, ये होता है क्यों, समझ लीजिए, काउज प्रोटीन्स एंड फाइबर्स विद इन द लेंसेज टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्प टुगेदर। होता है क्या, समझिए, आई लेंस में जो प्रोटीन्स होते हैं, आपको हमने शुरू में बताया है कि आई लेंस किससे बना होता है, जनरली प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो जो आई लेंस में जो प्रोटीन या फाइबर होते हैं वह डिकम्पोज ये हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना, ब्रेकडाउन उनका होता है, और वो जमा हो जाते हैं आई लेंस के आगे, यानी लेंस का ही प्रोटीन और फाइबर टूटकर एकुमुलेट हो जाता है आगे में, यानी लेंस के आगे। अब बताओ कि इसके आगे एक पतली सी परत बन जाएगी, जिसके कारण आपके आंखों यानी रेटिना के आगे एक दीवार बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगा, और वो लेयर कुछ और नहीं, आप ही के आपके ही आंखों के आई लेंस का प्रोटीन और फाइबर है, जिसके कारण क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी, जिसके कारण लाइट को जितनी मात्रा में जाना चाहिए उतना वो पहुंच नहीं पाएगा, और आपकी नजरें क्या हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी, यानी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो फिर इसका कारण यानी प्रोटीन का एक लेयर जमा हो जाता है, अब जब तक उस लेयर को हटाया ना जाए तब तक वो सही नहीं हो। तो कारण समझ में आ गया। अब देखिए इसका करेक्शन क्या है, तो इसका करेक्शन है आई सर्जरी। क्या है, आई सर्जरी। एकमात्र इसका उपाय है कि आंखों का ऑपरेशन कराइए, डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर उस लेयर को हटा देगा, आंखें ठीक हो जाएंगी आपकी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आई सर्जरी इज द ओनली वे टू करेक्ट द कैटरैक्ट आईज। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा भी है, विच ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। कौन सा ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है, और उसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, मायोपिया दे देगा, प्रेस बायोपिया दे देगा, एस्टिग्मेटिज्म दे देगा, और कैटरैक्ट दे देगा। यानी कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसे लेंस लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसका आंसर क्या होगा, कैटरैक्ट। बाकी आपने अभी चार पढ़े हैं, चारों को आपने लेंस से ही ठीक किया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई लेंस काम नहीं करेगा। लेंस क्यों काम करेगा, आपका फोकल लेंथ इधर उधर थोड़ी चेंज हुआ है, अरे आपके आंखों के मतलब लेंस के आगे एक लेयर जमा हो गया है, एक प्रोटीन का, एक फाइबर का एक लेयर जमा हो गया, तो जब तक उस लेयर को हटाओगे नहीं तब तक क्या होगा, दिक्कत है। बात समझ में आई, तो इस तरीके से ये चीज क्लियर हुई। चलो, तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ठीक है ना। आपके सामने ये जो दुनिया है ना, कल्पना करो कि अगर आंखों में प्रकाश ही ना हो, रोशनी ही ना हो, तो दुनिया कैसी दिखेगी, मतलब दिखेगी क्या, दुनिया ही नहीं दिखेगी। हाँ या ना। तो आंखों का हिफाजत रखो, आंखों का देखभाल बड़ा जरूरी है। इंसान को आंखें, भगवान ने दो आंखें दी हैं, हम एक आंखों से एक तरफ 150 डिग्री तक देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारी एक आंखें हैं, तो अगर हम इस आंखों का हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, अलाइंड एक लाइन ले लेते हैं, तो 150 डिग्री तक हम एक आंखों से देख पाएंगे। ठीक है, और इस इधर से भी अगर देखा जाए तो 150 डिग्री, ठीक है ना, तो हम दोनों आंखों से पूरा 180 डिग्री देख पाते हैं। बात समझ में आया, जिसमें से मतलब 60 डिग्री जो है वो कॉमन होता है, यानी हम आंखों के अगर अलाइंड अगर बात करें तो 60 डिग्री हमें दोनों आंखों से दिखती है, लेकिन 60 डिग्री के उधर जाओगे तो ये आंखें देखती हैं, और 60 डिग्री के इधर आओगे तो ये आंखें दिखेंगी।
टोटल 180 डिग्री देख लेती, कोई दिक्कत नहीं। तो आंखें बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, आपके पांच सेंस ऑर्गन में से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना, इसका हिफाजत है, इसकी मतलब इसका देखभाल बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे भी जरूरी, देखो आंखों, और आंखों से तो कितने लोग फेमस हो गए हैं जी, नहीं, आंखों के कारण कितने लोग फेमस हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे बाबा रामदेव को देख लो, आंख मटमटा के कितना, देखो कितना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया है कि नहीं। वो क्या करते थे, यही करते थे। हाँ, एक और क्या नाम है, एक एक्ट्रेस का नाम प्रिया प्रकाश। हाँ, तुम लोग को सब पता होगा, जरूर पता होगा, ठीक है ना। तो प्रिया प्रकाश क्या समझते ही हो क्या कर, आंख मार मार के कितना फेमस हो गए है कि नहीं। तो आंखों को देखभाल बड़ा जरूरी है, आंखों से कितने लोग फेमस हो गए हैं, आंखों पे कितने सारे गाने भी बने हैं कि नहीं। और आंखों को ध्यान रखिए, गॉगल्स वगैरह का यूज, गॉगल वगैरह का यूज कीजिए, अगर डस्ट वगैरह से इसको बचाइए, है कि नहीं। आंखों को जो भी आजकल तो लोग काजल काजल लगाते थे, अच्छा हमें ये तो समझ में आज तक नहीं आया कि काजल लगाने से आखिर होता क्या है, काजल क्या आंखों को न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या होता है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। अगर आपको पता है तो आप बताओ कमेंट करके कि काजल लगाने से होता क्या है, ठीक है। और कुछ तो जरूर होता होगा, तभी तो मतलब शादी विवाह में भी लोग देखते हो कि कितना भर भर आंख काजल लगाते हैं, है कि नहीं। बेचारा जो दूल्हा होता है उसका तो गजबे काजल पर आता है, देखे हो। हाँ, गाँव घर में जो भाभियां होती है ना, देखो ये है, लड़कियां जो काजल जो मतलब जो ब्राइड को जो काजल लगाया जाता है ना, वो काफी अच्छा, पता नहीं कौन कौन से महंगे महंगी कंपनी का लगाया जाता है, उनका काजल बहुत अच्छा होता है। लेकिन लड़कों को जो काजल दिया जाता है ना बाबू, उसकी भाभियां जो होती हैं वो काजल दिया जला के और ढक्कन पलट के उसको एक काजल लगाती है, ये भर आंख दम दम लगाती हैं बेचारा। मतलब जब वो जाता है विवाह में, विवाह करने, और जब वो सुबह जब वो आते रहता है अपने घर, तो उसको हम लोग देखे हैं किस तरीके से उसका काजल जो है ना यहाँ से लड़क के यहाँ आ जाता है, और जो फांसी दे वाला चंडाल नियत लगता है देखे में, दम क्या उसको कह सकते हो, है कि नहीं। और लड़कियों का काजल बहुत अच्छा होता है, एक वो लड़कियां तो भर आंख काजल करती है, इतना काजल करती है कि उसके काजल में ढेर बराती के जूता पॉलिश हो जाएगा, इतना काजल कर लेती है कि नहीं। खास दशहरा वगैरह के समय देखते हो, हम लोग भी जब छोटा होते थे तो दशहरा जो होता था ना, जब नवरात्र वगैरह चलता था, तो मम्मी कहती थी काजल लगा के नजर लग जाएगा, या बाहर के लाभेर देती थी, जैसे लग रहा है कि कोई पंच किया होगा, इस तरह से लगता है, ठीक है। बहरहाल, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आंखों का देखभाल बड़ा जरूरी है, ठीक है। यही सब कुछ करवाती हैं बाबू, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया हमारा कटरैक्ट। अब आगे बढ़े, आइए अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम लोग प्रिज्म में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिज्म आप सबने देखा होगा, प्रिज्म होगा, देखो तो बाबू वहां पे देखिए, ये है आपका प्रिज्म, देख रहे हो आप प्रिज्म, मेरे पास है प्रिज्म, क्या हमने अपने लैब से चुराया था, है सर, आप यही सब करते हैं, हम भी चुरा लेंगे आपका लैब प्रिज्म, नहीं बाबू, नहीं हम चुराए नहीं है, तुम लोग की तरह नहीं है। चलो देखो, तो ये प्रिज्म एक्चुअली होता है ऐसा है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं। देखो ये एक सॉलिड है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको प्लेन पर दिखाना संभव नहीं, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। बात समझ में आई, ये सिंपल फिगर है, हम ट्रायंगल का शेप में ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक सॉलिड होता है। इसमें 3 आपको फेसेस दिख रहे होंगे इस तरह से, और 2 ऊपर नीचे, ठीक है। तो प्रिज्म देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या है कि प्रिज्म एक सॉलिड ग्लास का एक पार्ट होता है जो 3 और 5 ज्योमेट्रिकल फेसेस से घिरा होता है, ठीक है ना। आइए प्रिज्म से अब हम लोग रिफ्रैक्शन करा रहे हैं प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। आइए प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो देखो ये हमारा एक प्रिज्म है, एबीसी हमने एक प्रिज्म ले लिया है, इसमें इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हमारा बेस ऑफ द प्रिज्म है, क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखो एक रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, समझना पहले, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म अकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ triangular glass prism bending twice, one when entering and once when exiting. This causes the light to deviate from its original path. सिंपल सी बात है बाबू, ये एक हमारा ग्लास प्रिज्म है, यहां से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, दिस इज योर रे ऑफ लाइट, ये गई। अब बताओ यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, कब, एक बार लाइट जब प्रिज्म में इंटर कर रही है तब, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है तब, और दूसरी बार जब प्रिज्म से एग्जिट हो रही है तब, दैट मींस डेंसर से रेयर में आ रही है तब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट गई, जिस पॉइंट पर आएगी इस पॉइंट को पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से जब रेस जाएगी तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। देखो ये जा रही थी ऐसे,
इस डायरेक्शन में जा रही थी, EH के डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अब जाने लगी EE के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाने लगी। तो यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो गया। अब दूसरा रिफ्रैक्शन कब होगा? अब बताओ, ये प्रिज्म अपने अंदर से होते हुए बाहर आ रही है। अब बताओ यहाँ पर जब ये दूसरे फेस पर आएगी तो यहाँ पर भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंसिडर होगा। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर, ये हमारा दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। ओए क्या हो रहा है, ये दूसरा नॉर्मल है। अब बताओ जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये जा रही थी ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी, तो दिस इज द इमर्जेंट। तो इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। यहाँ पे तीन तरह का आप रे देखो, दिस इज द इंसिडेंट, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो प्रिज्म के दौरान दो रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो इसमें पीई क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। पीई देखो यहाँ पे पीई क्या है? इंसिडेंट रे। ईएफ है हमारा, ईएफ रिफ्रैक्टेड रे, और एफएस क्या है हमारा? एफएस ये हमारा इमर्जेंट रे। कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपको समझ में आएगा। एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये जो एंगल आई देख रहे हो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे एंगल आर आप देख रहे हो, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ई को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। देखो ये एंगल जो है ना, ये ठीक है, बाहर निकलते हैं, यानी इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और डी को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। अब देखो ये डी क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, और तीसरा है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? देखो अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रेज ऑफ लाइट कैसे जा रही थी? सपोज करो ये प्रिज्म ना होता तो ये जाती है ऐसे, पीएच के डायरेक्शन में जाती है, यहाँ से अब आ गई बीच में प्रिज्म, अब जा रही जा रही थी अब जाने लगी जा रही थी जाने लगी थोड़ा सा अंतर पता चल रहा है हुआ ही में, हाँ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बट ड्यू टू दिस प्रिज्म लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो एक्चुअली ये जा रही थी ऐसे, अब जाने लगी ऐसे, तो कितना एंगल मुड़ी, है ना? जा रही थी ऐसे जाने लगी ऐसे तो कितना एंगल मुड़ी? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। जा रही थी लेकिन इस प्रिज्म के कारण, हालांकि दो बार मुड़ी, एक बार नहीं मुड़ी, तो दो बार ही मुड़ी, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन तो इसका इधर हो गया ना, जा रही थी ऐसे जाने लगी ऐसे, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग डेल्टा से भी इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब डेविएशन का क्या वैल्यू होता है आप लोग आगे चलकर पढ़िएगा आगे के क्लासेस में, फिलहाल यहाँ पर सिलेबस में आपका इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखो क्या होता है, समझिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। देखिए हमने यहाँ पे एक ग्लास प्रिज्म ले रखा है, ठीक है। जैसे ही इस ग्लास प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट, दिस इज द व्हाइट लाइट, दिस इज द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किसको कहते हैं आप? सनलाइट को व्हाइट लाइट कहते हैं, ठीक है ना। जनरली सूर्य के प्रकाश को हम लोग व्हाइट लाइट समझते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो ये व्हाइट लाइट है, जैसे ही ये इस प्रिज्म पर गिरी, प्रिज्म के फर्स्ट फेस पर गिरी, किस पर? फर्स्ट फेस पर, दिस इज योर प्रिज्म। जैसे ही ये प्रिज्म के फर्स्ट फेस पर गिरेगी बाबू, वैसे ही क्या होगा, ये जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं जो कि आपस में टूट जाएगी, ठीक है। देखो लाइट दो तरह के, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट और एक व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट, और एक होता है व्हाइट लाइट। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है बाबू, ये सिंगल कलर ऑफ लाइट है, इसमें एक ही रंग होगा, सिंगल कलर, इसमें सिंगल कलर होगा, जबकि इसमें 7 कलर्स होंगे, 7 कलर्स होंगे। समझ में आ रही है? तो हम इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है, तो एक रे ऑफ लाइट है तो एक ही निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हमने व्हाइट लाइट ले लिया। अब व्हाइट लाइट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंगें होती है, VIV GYOR, आपने पढ़ा होगा VIV, ठीक है ना। तो जब ये प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से टकराई तो ये 7 भागों में बट गया, याद रखना फर्स्ट सरफेस से ही ये 7 रंगों में टूट जाएगी, और जब ये सेकंड सरफेस से गई तो फिर ये और डिस्पर्स होगा, और इस तरीके से एक व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर गया। समझ में आया? इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डेविएशन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये कैसी लाइट है आपकी? मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या आपने देखा कि ये बेस की ओर मुड़ जाती है,
फाइनली किसकी ओर मुड़ जाती है, बेस। मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट को अगर किसी ग्लास प्रिज्म से होकर गुजारोगे तो वो जा तो रही है ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म की तरफ जा रही है, वर्टेक्स की तरफ जा रही है, लेकिन ये जाने लगी कहां, बेस की ओर। तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ। डेविएशन तो हुआ ही, वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन कब होगा, जब लाइट कैसी होगी, व्हाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 रंगे होती हैं। जब 7 रंगे इस प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं, एंड दिस ऑप्टिकल फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने फिनोमेनन हुए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हुआ, डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा, बेस की ओर तो अभी भी मुड़ रही है ना, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही साथ 7 रंग आपस में बट गए। तो इस घटना को यानी 7 कलर्स का स्प्लिटिंग कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस 7 रंगों में कौन कौन रंग होते हैं आपको पता होगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये 7 रंगों में सबसे, अगर नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो याद रखना VIBGYOR, इसको विवग्योर से याद रखना। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। विवग्योर याद रखना, समझ में आया। अच्छा अब देखो ये जो 7 रंगे आपकी निकली, 7 रंगे जो निकले, आपने बीच में एक लगा दिया स्क्रीन, ये हवा में तो दिखेगा नहीं, कहां दिखेगा, स्क्रीन पर दिखेगा। तो आपने यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन लगा दो, सबसे बढ़िया व्हाइट स्क्रीन पे साफ साफ दिखेगा। क्योंकि दूसरे कलर का स्क्रीन लोगे वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वहां पे कलर्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक व्हाइट एक कर्टन वगैरह लगा दो, एक स्क्रीन दे दो, तो आप देखोगे कि ये 7 रंगों की जो पट्टी होती है उस व्हाइट स्क्रीन पर आकर अच्छे से आपको दिखेगी। तो ये जो 7 कलर बैंड होता है, जो पट्टी होती है यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, सो द 7 कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। इस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर क्या होगा, तो रेड होगा, और सबसे नीचे क्या होगा, तो वायलेट होगा। अब सवाल है कि सर ये हुआ क्यों, व्हाट इज द काउज ऑफ, जैसे रिफ्लेक्शन का आपने कारण बताया था, रिफ्रैक्शन का आपने कारण बताया, तो डिस्पर्सन का भी कुछ कारण होगा। ऐसा क्यों हुआ, प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को गुजारा गया तो ऐसा क्या हो गया। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सभी कलर्स का अपना अपना वेवलेंथ होता है, ठीक है। आगे चलकर पढ़ोगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। देखो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव है तो उसका वेवलेंथ भी होगा। अब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है तो सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ और डेविएशन में इनवर्स रिलेशन है, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, और जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। तो तुम मुझे बताओ कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होने से डेविएशन कम हुआ, यानी सबसे कम उड़ा। लेकिन वायलेट कलर का वेवलेंथ जो है, इन 7 रंगों में वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, इसके कारण इसका डेविएशन मैक्सिमम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो आपको क्या जवाब देना है उस केस में, आपने बताना बिकॉज 7 कलर्स में जो लाइट्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होते हैं, उन सबका वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ बदलने से सबका डेविएशन बदल जाता है। इस रिलेशन को आप आगे पढ़िएगा, क्लास 12th में आप इस चीज को पढ़िएगा। फिलहाल अभी याद रखिएगा कि वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट हो जाता है, और एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होने के कारण सब अलग अलग एंगल से बिखरेंगे, तो सब विजिबल हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। जैसे आपको मेरी ये वाली उंगली दिख रही होगी, हालांकि ऊपर में अगर मानकर चलो, कैसे करें, मानकर चलो कि आपको ये वाली उंगली दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस एंगल को इस उंगली को किसी एंगल से, किसी और एंगल से, इसको किसी और एंगल से, इसको किसी और एंगल से अगर ऐसे कर दिया तो चारों दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा, बताओ। बस वही बात है, इसमें सभी रंग है, ये दो नहीं है, ये सिंगल कलर ऑफ लाइट है, ठीक है ना। ये सिंगल कलर ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट है ये एक्चुअली, ये हमारा व्हाइट लाइट है, ठीक है ना। ये व्हाइट लाइट गया और ये 7 रंगों में हमारा बट गया। तो क्योंकि सभी अलग अलग एंगल से डिस्पर्स हुआ है, इसकी वजह से सबके सब विजिबल हो गए, ये आपको दिखने लगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत बच्चा लोग रहे तो बता दो, हैं। आप लोग छोटे में जब क्लास में होंगे तो कभी आप लोग आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल हुआ करता होगा, तो स्केल से आप लोग इस तरीके से चमकताते होंगे तो आपको ये दिखता होगा, ये जो स्पेक्ट्रम है आपको दिखा होगा, है ना। वो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही तो है, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्स्ड लाइट। यानी जो आपने स्पेक्ट्रम बनाया, जो 7 रंगों की आपको जो पट्टी मिली, इसको आप स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, यानी जो लाइट डिस्पर्स हो चुकी है, क्या इसको रिकम्बाइंड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। मींस व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ा जा सकता है, हाँ बिल्कुल। और उन 7 रंगों को वापस मिलाकर व्हाइट लाइट बनाया जा सकता है, बिल्कुल, यह भी किया जा सकता है, ठीक है। एक फिजिकल प्रोसेस है, आसानी से
इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दो सिमिलर ग्लास प्रिज्म को बिल्कुल सेम तरह का, आइडेंटिकल, सिमिलर नहीं आइडेंटिकल बोलो, बिल्कुल सेम, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सेम, यानी एक तरह से इसका क्लोन होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो ग्लास प्रिज्म लो, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे से उल्टा करके रख दो, मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, एक का टेल दूसरे का हेड। बात समझ में आ रही, इस तरीके से। अब होगा क्या, देखो, a spectrum is band of 7 colors obtained when light is dispersed by a prism by another prism optical medium। मतलब समझ लो यहां से एक व्हाइट लाइट आया, कौन तो ब्लैक आ रहा है बेवकूफ, सुन, ये व्हाइट ही है, मानकर चलो ये व्हाइट है, देखो ये व्हाइट लाइट है, अब व्हाइट आपको दिखेगा ही नहीं, व्हाइट पर व्हाइट बैकग्राउंड है, तो ये एक व्हाइट लाइट आया, ठीक है, डिस्पर्स हुआ, 7 रंगों में बटा, देखो बेस की ओर मुड़ा, बेस की ओर मुड़ा, यहां से भी मुड़ा और यहां से भी, यानी अभी इसको हटा दो, अभी बताओ ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। अब आपने क्या किया कि इसी तरीके का एक बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म इसको उल्टा करके रख दिया। तो आपने अभी अभी देखा है कि जब प्रिज्म से रे ऑफ लाइट जब गुजरती है बाबू, तो ये फाइनली किधर की ओर मुड़ जाती है, बेस की ओर मुड़ जाती है। अब तुम बताओ यहां पर एक प्रिज्म को तुम उल्टा करके रख दोगे तो इसका तो बेस ये है, अरे इसका बेस नीचे है तो इसका बेस तो इधर है, तो यहां से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये तो बेस की तरफ जाएगी, क्योंकि ग्लास प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो बेस की ओर मुड़ती है, तो इसका तो बेस इधर है, तो जो रे ऑफ लाइट इस पे आ रही है अब वो कहां जाएगी, बेस की ओर मुड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात, वो बेस की ओर मुड़ेगी। तो इस तरीके से जब व्हाइट लाइट गया इस प्रिज्म से जो रेज डिस्पर्स हुआ, जब ये डिस्पर्स्ड रेज इस प्रिज्म के एक सरफेस पर आएगी तो ये इसको बेस की ओर मुड़ देगी। तो जितने जितने एंगल से ये सारे के सारे मुड़े थे वापस से उसी एंगल से मुड़ जाएंगे। अब बताओ जैसे मान लीजिए कि ये उंगली हमारी है, ये जो हमारा फिंगर है वो 10 डिग्री से मुड़ा, ये इस तरीके से है, तो ये 10 डिग्री से, ये 10 डिग्री से मुड़ा, और ये 20 डिग्री से, ये 30 डिग्री से, 40 डिग्री से, ठीक है, इस तरीके से मुड़ा, और वापस से ये 10 डिग्री पीछे चला गया, ये 20 डिग्री पीछे चला गया, ये 30 डिग्री पीछे चला गया, और ये 40 डिग्री पीछे चला गया, तो वापस से तो अलाइंड हो गया ना, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पर वही हुआ, जो बेस की ओर इधर की ओर मुड़ा अलग अलग एंगल से, वापस से वो उसी एंगल से इसके बेस की ओर मुड़ गया, तो ये सारे के सारे मिल गए, और मिल होकर फर्दर क्या हो गए, व्हाइट लाइट दे दिए। और बाहर में आप एक स्क्रीन लगा दो, आपको दिखेगा कि एक सफेद रंग आपको यहाँ पे मतलब व्हाइट कलर ऑफ लाइट दिख रही है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि व्हाइट लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी, और फर्दर अगर आप इसको रिकम्बाइन करना चाहते हैं तो इसी तरह का एक प्रिज्म उल्टा करके यहाँ पे लगा दो, उल्टा पुल्टा कर दो, तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, एक व्हाइट लाइट मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों का मिश्रण है, यानी उसको तोड़ा भी जा सकता है अलग अलग कलर्स में, और उसको फर्दर रिकम्बाइन भी किया जा सकता है। इसी घटना को रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम या रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो। चलो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये एक एप्लीकेशन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक नेचुरल एप्लीकेशन है, यानी प्रकृति में होने वाली एक ऐसी घटना जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को बताती है, वो है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। आओ देखो रेनबो कैसे होता है। देखो रेनबो में पहले एक चीज समझ लो, रेनबो होने के लिए 3 घटनाएं यहाँ पे होती हैं, एक रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, एंड द लास्ट वन इज TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये TIR क्या है ये आप आगे पढ़ोगे, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ TIR क्या है। जैसे देखो ये हमारा एक लाइन ऑफ इंटरफेस है हमारा, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरफेस है, इधर एक डेंसर मीडियम है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं TIR को ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। क्या हो गया, लगता है एक कीड़ा शहीद हो गया, चलिए कोई नहीं। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट आई, अब बताओ ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी कि नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये है हमारा आई, ये है हमारा आर। अब क्या होगा बताओ, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी आई को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आई आर आपका बढ़ता जाएगा। आई को आप और ज्यादा कर दोगे तो आर आपका और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप आई को बढ़ाते जाओ, एक समय आएगा कि आई आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप आई को बढ़ाएं तो ये इधर चला जाएगा। समझ में आया, यानी 2 अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन यहां पर रिफ्रैक्शन ना होकर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे, आप आई को बढ़ाते गए, एक सर्टेन एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, वहां पर आई के वैल्यू को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आई बढ़ाते गए आर बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि आई जो है, जो रेज जो है वो ये जो लाइन ऑफ इंटरफेस है इसके ऊपर से जाने लगा। दैट मीन्स रेज आया, टकराया, और जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया। तो बताओ ये तो घटना रिफ्लेक्शन हो गई। रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन होने लगी, तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यही तीसरा घटना यहाँ पे होता है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गया। रिफ्रैक्शन आपने पहले ही पढ़ रखा है,
डिस्पर्सन आपने अभी पढ़ लिया, और टीआईआर के बारे में मैंने, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बताओ रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं, तो 3 ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? रिफ्रैक्शन, सेकंड इज डिस्पर्सन, एंड द लास्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो रेनबो कैसे बनता है, तो रेनबो सबसे पहले देखो, ये हमारा जब बारिश होती है ना बाबू, जब बारिश होती है तो बारिश के तुरंत बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें पानी की बूंदे, जो छोटी छोटी बूंदे होती है वो तैरती रहती हैं। अगर ज्यादा देर करोगे तो सारी इवेपोरेट हो जाएंगी, यानी बारिश के जस्ट बाद की मैं बात कर रहा हूं। बहुत समय लगोगे तब तक तो एटमॉस्फेयर में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जब भी आपको रेनबो दिखेगा तो बारिश के तुरंत बाद ही दिखेगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो बारिश हुई तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, वो हवा में झूलते रहते हैं, और उसी समय सनराइज हो गया। तो जब सनराइज हो गया तो आप सबसे पहले आप ये समझो कि आपको अगर रेनबो देखना है तो आपका जो बैक होना चाहिए वो सन के तरफ होना चाहिए, और आपकी जो आंखें होनी चाहिए वो सन से अपोजिट होनी चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी आप अगर आप ये सन है तो आपको सन की ओर अपना बैक रखना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है, ठीक है, तभी आपको रेनबो दिखेगा। सन की तरफ रेनबो नहीं दिखता है कभी, याद रखना। तो यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको सर सन छोटा है वाटर, अरे वो दिखने के लिए है, ठीक है ना। ये हमारा सन है, ये हमारा वाटर ड्रॉप है। अब देखो सन से लाइट आया तो सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है, उसमें 7 रंगें होती हैं। तो यहाँ जो आपका वाटर ड्रॉप है ये एक नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एक नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करेगा। और जैसे ही लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट से अंदर जाती है, इसमें कंस्टिट्यूएंट कलर जो 7 रंगें होती है वो टूट गई। मैं आपको 2 ही कलर दिखा रहा हूँ लेकिन आप समझ लो ये 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले हुआ डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन दोनों। यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हुआ और ये 7 रंगों में टूट गई, तो डिस्पर्सन हुआ। बात समझ में आया? अब जैसे ही ये दूसरे फेज से बाहर निकलना चाहेगी तो ये नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? टीआईआर। और टीआईआर के कारण ये, हालांकि इधर भी मीडियम है, इधर भी आ सकती थी, रिफ्रैक्ट भी हो सकती थी, लेकिन अभी आप पढ़े ना टीआईआर में क्या होता है, तो उसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू इतना ज्यादा है कि ये टीआईआर परफॉर्म कर देती है और यहाँ से बाहर ना निकल के इसको फर्दर रिटर्न आ जाती है। और जब ये बाहर निकलने लगती है इस वाटर ड्रॉपलेट से, तो ये रेनबो फॉर्मेशन में बाहर निकलती है। और यहीं पर आप आंखें लगाकर इसको देखोगे तो आपको ये 7 रंगे यहाँ पर दिखेंगी। बात समझ में आया? यानी यहाँ पे डिस्पर्स्ड लाइट आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा, इसी को कहते हैं रेनबो यानी इंद्रधनुष। समझ में आया? ऐसा माना जाता था कि जो इंद्रदेव होते हैं वो बारिश कराने वाले होते हैं ना, तो उन्हीं का धनुष का आकार दिखता है आपको रेनबो में। चलो हो गया, ठीक है। ये सब साइंस के दृष्टिकोण से आप इसको देखेंगे, ऐसे तो हम लोगों ने, हमने भी कई कहानियां सुनी है बालपन में, वो अलग बात है। तो रेनबो समझ में आ गया, ठीक है। रेनबो में कितने तरह के ऑप्टिकल फिनोमेना हो रहे हैं? 3 तरह के। रेनबो बनने में रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अब देखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? देखो एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। इसका कारण क्या है भैया? धरती से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर की डेंसिटी चेंज होगी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे होती है एयर की? जो सरफेस के नजदीक, यानी हम जहाँ पे रहते हैं वहां पर हवा घनी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे ग्रेविटी हमारी पुअर होती जाएगी और हवा जो है वो रेयर होता जाएगा, डेंस कम हो जाएगा। यानी हम अपने एटमॉस्फेयर में ही अगर देखें तो अलग, ऐसे भी आपको पता है अलग अलग हाइट पर हमारे अलग अलग तरह के चैम्बर्स बने हुए एटमॉस्फेयर के। आयनोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है ना, कई तरह के स्फेयर है। तो सब में एयर की डेंसिटी डिफरेंट है। अब बताओ एयर की डेंसिटी डिफरेंट है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे हवा जो है वो कम होती जाएगी, यानी रेयर होती जाएगी। तो अगर हम ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर से कंपेयर करें तो क्या होगा? नीचे का जो हवा है वो डेंस हो गया, ऊपर का हवा जो है वो रेयर हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम मिल गया कि नहीं मिल गया? तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी बदलने से स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर मीडियम तो नहीं बदल रहा है ना, है तो हवा ही। अरे हवा है लेकिन हवा की डेंसिटी हर जगह पे अलग अलग है ना, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, तो डेंसिटी बदलने से क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट बदलने से क्या होगी? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि रिफ्रैक्शन का कारण मीडियम बदलना नहीं होता है, रिफ्रैक्शन का कारण स्पीड बदलना होता है। अब मीडियम तो यहाँ पे सेम है, लेकिन बताओ डेंसिटी अलग अलग होने से स्पीड बदल जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी वायुमंडलीय इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। आइए तो देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन is the bending of light as it passes through layers of earth atmosphere with varying optical densities। यानी हमारे ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हमारा रिफ्रैक्शन होता है। दिस अकर ड्यू टू द चेंज
इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एट डिफरेंट अल्टीट्यूड, अलग अलग अल्टीट्यूड पर, अलग अलग हाइट पर एयर की डेंसिटी अलग होती है, इसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे अर्ली सनसेट और अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ये क्या है आगे हम बता रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आया, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। और क्यों एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होगा पता चल गया, क्योंकि एयर की डेंसिटी बदल जाती है। अब देखो डेली एग्जांपल, लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जांपल्स है जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, उसको देखिएगा। सबसे पहले एपरेंट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप दूसरी भाषा में आपके बुक में भी मिल सकता है कि अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ये क्या होता है इसको समझो। देखो, द सन अपीयर्स अर्लियर एट सनराइज एंड लेटर एट सनसेट देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। होता है क्या, इस चीज को समझ लो। देखो इसमें होता है क्या ना कि सन जो है अभी उदित हुआ भी नहीं है, अभी सूर्य भगवान उदित हुए भी नहीं है, और फिर भी आपको वो दिखने लगते हैं। एक्चुअली आपको शुरू में जब अर्ली सनराइज, कहने का मतलब जब सूर्योदय हो रहा है, जब सनराइज हो रहा होता है, उस समय आपको जो पहला जो सन दिखता है, एक्चुअली वो सन का इमेज दिखता है, वो एक्चुअल सन नहीं होता है। क्योंकि ये क्या है सर, कैसे समझिए। देखो सन का ट्रू पोजीशन ये है, और आप है भैया यहाँ पे खड़े। देखो आप नन्ना मुन्ना राही हैं, आप देख सकते हो अपने आप को, यहाँ दिख रहा है आपको, छोटा फिगर है तो आप लोग समझिए। तो ये है हमारा सन और ये है आप। अब बताओ जरा, सन से जब लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगी तो ये आपके वायुमंडल के कई सारे लेयर्स को पार करते हुए पहुंचेगी आप तक, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। अब यहाँ पर दो लेयर की बात करते तो ये रेयर ये डेंसर, यहाँ पर दोनों की बात करें तो ये रेयर ये डेंसर। यानी जैसे जैसे लाइट रीच करेगी आप तक, सरफेस तक, वैसे वैसे वो रेयर से डेंसर यानी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में इंटर करती जाएगी। तो हर बार क्या होगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती जाएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ लाइट गया, यहाँ से इसमें ये वैक्यूम से होता हुआ इस लेयर में आया, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा। क्यों मुड़ रहा है बता सकते हो क्यों मुड़ रहा है, क्यों बेंड हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, यानी डेंसर मीडियम आता जाएगा। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा ना। तो इसी तरीके से मुड़ते मुड़ते आप तक पहुंचा है, स्ट्रेट नहीं आया है। अगर स्ट्रेट आता तो ये तो ऊपर चला जाता। तो आप तक जो आंखों पर जो लाइट आई है वो एक्चुअली इस तरीके से बेंड होती हुई आएगी। और हम लोग अपने आंखों के अलाइंड किसी चीज का इमेज बनाते हैं, तो इसके आंखों के अलाइंड में ये इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये एक रेज नहीं है, और भी रेज आएंगी तो इसका इमेज बनेगा यहाँ। यानी अभी सन है यहाँ, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ, और यानी आपको जो इमेज दिख रहा है ना, एक्चुअली वो सन का एक इमेज दिख रहा है। समझ में आ रही है, एक वर्चुअल इमेज दिख रहा है, एक्चुअली सन यहाँ है। तो यानी अभी सनराइज हुआ भी नहीं है, फिर भी आपको सन दिख रहा है। दिस इज द अर्ली सनराइज। और यही होता है सनसेट के समय। सनसेट के समय सन डूब चुका होता है, यानी सूर्य भगवान डूब गए, फिर भी वो आपको दिख रहे हैं। क्यों? वही बात है, जब यहाँ पे रहेंगे डूबते समय का, आप मानकर चलो कि ये डूबते समय का कंडीशन है, तो यहाँ पर है लेकिन आपको दिख रहा है, यानी डूब चुका है, यानी सनसेट हो चुका है, फिर भी आपको सन का इमेज दिख रहा है, यानी सनसेट होने के बाद भी दिख रहा है, यानी डिले सनसेट। इसी को कहते हैं एपरेट सनराइज एंड सनसेट, या अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये पहला एग्जांपल हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, यानी सूर्य, आप समझ गए, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट का। दूसरा है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, है कि नहीं? सुने होंगे कहानी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर। चलो ठीक। तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार्स क्या होता है, क्या होता है मतलब क्या? तारों का टिमटिमाना, है कि नहीं? तो रात में जब आप लोग तारे देखते होंगे, अब कौन बच्चे, पहले हम लोग छोटा थे ना बाबू, तो जब गर्मी का समय होता था, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, या फिर ऐसे भी लाइट बहुत ज़्यादा कटती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि छत पर चले जाते थे, अपना जो भी बिछावन वगैरह, खटिया वगैरह लेकर, और आराम से नेट वगैरह लगाएं, मच्छरदानी लगाएं, या फिर नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इतना मच्छर कहाँ होते थे। आराम से अपना सो गए, लेट गए, और लेट कर आकाश को देखते रहते थे। क्या मजा आता था, ये तारा वो तारा, सब तारा देखते रहते थे। उसमें किस तरह के, हमें कई तरह के कॉन्स्टलेशन हम लोग जो पढ़ते थे ना, उसको वहाँ देखते थे। अरे ये देखो, ये क्या है, ये है पोलर स्टार, ये क्या है, ये साइरस होगा, ये क्या है, तो ये प्लेनेट होगा, वो मतलब इस तरीके से एनालाइज करते थे। और कई तरह के कॉन्स्टलेशन वगैरह, ये उषा मेजर है, ये उषा माइनर है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते थे। आजकल के बच्चे कहाँ, आजकल के बच्चों को तो एयर कंडीशन रूम चाहिए ना, आराम से उसमें सोएंगे, फिर भी पढ़ाई के नाम पर ना कि रोएंगे कि हमें ये सुविधा नहीं है, हमें वो सुविधा नहीं है। तो ये जरूरी, देखो
सुविधाएं इंसान को उतनी ही मिलनी चाहिए ताकि वो आलसी ना बने। मैं पेरेंट्स को भी एक बात कहूंगा कि अपने बच्चों को उतनी ही सुविधा दीजिए जितने की उसको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर उसको सुविधा दे दीजिएगा ना, तो जरूरत से बड़ी यानी औकात से बड़े जब आप ख्वाब आप देखने लगेंगे ना बाबू, या फिर जरूरत से ज्यादा आपको सुविधाएं मिल जाएंगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, संघर्ष इंसान को निखारता है। ठीक है, सोना जितना तपता है उतना ही शुद्ध बनता है वो, है कि नहीं। तो आइए चलिए, अब तो ये फिलॉसफी का क्लास है नहीं। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तो आखिर तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, तारों का प्रकाश आप तक जो आंखों तक पहुंच रहा है, एक तो आप तारों का भी एक्चुअल पोजीशन आप नहीं एपरेंट पोजीशन पता करते हो। जैसे देखो स्टार यहाँ पे है, लेकिन आपकी आंखों तक जब स्टार का लाइट आएगा तो आपके एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर्स को पार करता हुआ पहुंचेगा, है ना। तो फिर वही वाली घटना यहाँ पे भी घटेगी जैसे अर्ली सनसेट और डिले सनसेट में हुआ था। अर्ली सनराइज डिले सनसेट में जो घटना हुई थी वही यहाँ पे होगी। तो आपके आंखों को जो आप तारे जो दिखेंगे वो आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं होगा, और एयर की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ये आपको टिमटिमाते हुए नजर, यानी कहने का मतलब है कि आंखों के पास तारों का प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता बल्कि एटमॉस्फेयर के मल्टीपल लेयर्स को क्रॉस करता हुआ आता है, जिसके कारण तारों का एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं दिखता। और हवा मोशन में है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो ब्लो कर रही है, मोशन में है, तो इसकी वजह से झिलमिलाहट होती है और उसकी वजह से तारे वो हमें टिमटिमाते ट्विंकलिंग नजर आते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। नाउ द थर्ड इज मिराज फॉर्मेशन। इसको हिंदी में कहते हैं मृग मारीचिका। ये क्या है? लाइट बेंड्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ वाटर। आप गर्मियों के दिनों में कभी आप सड़क पर, शांत सड़क पर अगर गए होंगे तो आपको दिखा होगा कि सड़क पर आपको दूर से देखने में लगता होगा कि सड़क पर पानी गिरी हुई है, लेकिन एक्चुअली जब आप नजदीक जाते हैं, एकदम जेठ की जो दोपहरिया गर्मी में जब आप निकलते होंगे ना, तो कभी आप देखे हैं, या फिर आप कभी स्कूल से अगर लौट रहे होते हैं तो आपको इल्यूजन इस तरह का दिखता होगा, दूर सड़क पर आपको कहीं पानी पर दिखती होगी। एक्चुअली ये मिराज होता है, ठीक है ना। वो एक भ्रम है, एक तरह का इल्यूजन होता है, एक तरह का छलावा होता है। वो एक्चुअली होता नहीं है लेकिन वो दिखता है। जब जब लेकिन जब नजदीक जाओगे ना उसको, तो आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ड्राई है कि नहीं। ये चीज रेगिस्तान में आपको ज्यादा दिखेगी, जो डिजर्ट्स होते हैं वहां पे आपको ज्यादा दिखती है। होता है क्या कि जो हवा सरफेस के नजदीक होती है वो ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि सॉलिड होता है ना, सॉलिड जल्दी गर्म होता है। बालू जो होती है, रेत होती है, वो ज्यादा गर्म होती है, तो उसके नजदीक की हवा भी उसके ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते हो वैसे वैसे हवा ठंडी रहती है। तो एक तरह से मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं, कई ऊपर की हवा ठंडी होती है जबकि नीचे की हवा गर्म होती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बदल जाती है। देखो ठंडी हवा जो होती है वो घनी होती है, डेंस होती है, जबकि जो गर्म हवा होती है वो थोड़ा रेयर हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो रेयर हो जाती है। तो एक तरह से मतलब अलग अलग एयर की डेंसिटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है और वहां पे रिफ्रैक्शन का कंडीशन फॉलो होने लगता है कि नहीं। तो ऊपर की हवा क्या हो जाएगी, ऊपर की हवा जो है वो कूल एयर है, तो ये हो गई आपका डेंसर, और नीचे की हवा है गर्म, तो वो हो गई रेयरर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के कारण आपको इसका इमेज कहाँ दिखने लगेगा, नीचे दिखने, क्योंकि इस पॉइंट से, सपोज करो इस पॉइंट से जो लाइट आपकी आंखों तक आएगी वो इस तरीके से आएगी, इस कारण आपको इसका इमेज दिखने लगेगा नीचे। अब बताओ, तुम्हें इसका इमेज दिखने लगेगा नीचे, तो तुम्हें तो लगेगा क्या कि अरे इसका इमेज नीचे बन रहा है, यानी यहाँ पे कोई वाटर सोर्स है, यहाँ पे क्या है, कोई वाटर सोर्स है, तभी तो इसका इमेज उल्टा दिख रहा है। और आपको ये भ्रम हो जाएगा यहाँ पे कोई वाटर के रिसोर्स हैं, मतलब यहाँ पे पानी है, लेकिन आप जब नजदीक जाकर देखोगे तो ये चीजें आप फिर वहां पे नहीं, क्योंकि एक डिस्टेंस के बाद ये आपको दिखेगी। नजदीक आओगे तो ये चीजें आपको दिखना बंद हो जाएगी, तो फिर आपको, क्योंकि डायरेक्ट आंखों तक रेज आने लगेगी ना, इस तरीके से लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके नहीं आएगी, तो फिर वो आपको इल्यूजन समझ में आएगा कि ये तो इल्यूजन था, ये तो एक भ्रम था, एक छलावा था, एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो इसी को कहते हैं मिराज फॉर्मेशन। तो ये भी किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन होते होते ही तो टीआईआर हुआ, हालांकि ये टीआईआर का भी एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी एप्लीकेशन है, लेकिन रिफ्रैक्शन भी इसमें होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते होते टीआईआर होने लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है उसके क्या है, हमारे डेली लाइफ में किस तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो अपरेंट सनराइज एंड सनसेट, दूसरा हो गया आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तीसरा हो गया मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब आपके किसका एग्जाम्पल हुआ, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हुआ। ठीक है, द लास्ट वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन इन विच लाइट रेज आर deflect in different directions when they interact with particles in the atmosphere or any medium। देखो लाइट के पार्टिकल का मीडियम के पार्टिकल्स के टकराकर बिखर जाना ही स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स है, जैसे लाइट भी है,
लाइट हमने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आपने देखा होगा ना। तो लाइट के पार्टिकल्स का मीडियम के पार्टिकल्स के साथ टकराकर बिखर जाना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे डे टाइम में ब्लू लाइट स्कैटर्ड इजिली इन द एटमॉस्फेयर, द स्काई अपीयर्स ब्लू, जैसे आकाश का रंग नीला होता है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि जो आकाश का रंग होता है बाबू, ब्लू होने का कारण क्या है उसका, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। होता है क्या, ब्लू कलर का लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसके कारण वो दूर तक फैलता है और आपको आकाश का रंग दिखता है कैसा, नीला। जैसे सनलाइट जब है, जब सन से लाइट आती है, एक मिनट ऐसा इसको इधर बनाया हुआ है क्या, एग्जाम्पल स्कैटरिंग ऑफ, हाँ यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको मैं पहले इसको बता देता हूँ उसके बाद। तो देखो ये आप आकाश का रंग नीला देख रहे हो, तो ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। या सनसेट या सनराइज के समय, ठीक है ना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो हॉरिजॉन होता है, हॉरिजॉन समझते हो, जहां पर धरती और आकाश लगता है कि मिला, आप दूर से जब देखोगे तो आपको लगेगा ना कि आकाश धरती पर कहीं दूर जाके मिल रही है, गिर रही है, तो उसी को हॉरिजॉन कहते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज, आपको आकाश का जो रंग है, हॉरिजॉन का जो रंग है, हॉरिजॉन आकाश का नहीं, हॉरिजॉन जहां पे लग रहा है कि यानी जहां पे सन होता है ना, वहां पर के अगल बगल की जगह, या फिर सन की ही बात कर लो ना, तो सनसेट या सनराइज के समय जो हॉरिजॉन का कलर होता है वो रेडिश बिल्कुल दिखता है, या फिर जो सन का कलर है वो बिल्कुल रेडिश हो जाता है, यानी बिल्कुल लाल दिखता है कि नहीं। जबकि मिडनून के समय तो वो तो व्हाइट दिखने लगता है, लेकिन सनसेट और सनराइज के दौरान बिल्कुल लाल दिखता है। तो इसका कारण भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आकाश का रंग नीला होने का भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और सनसेट या सनराइज के समय जो रेडिश कलर आपको दिखता है वो भी किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब कैसे होता है इस चीज को मैं समझा देता हूँ, आज देखिए। काउज क्या है, तो लाइट इंटरेक्ट विथ डस्ट, गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर ड्रॉपलेट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इफेक्ट द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। समझिए इस चीज को, जैसे पहले समझ लो कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सनसाइड एंड सनलाइट, उसके बाद फिर टेंडल इफेक्ट। देखो ये क्यों होता है, इस चीज को समझ लो। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो देखो इसमें वेवलेंथ बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल टर्म है, ठीक है ना। देखो आपने पढ़ा है कि सनलाइट में VIBGYOR ये 7 रंगें होती हैं, जिसमें सबसे नीचे है वायलेट, फिर उसके बाद है इंडिगो, और उसके बाद है आपका ब्लू, ऊपर में क्या है आपका रेड, और ऑरेंज, येलो और ग्रीन है। अब समझो, रेली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को समझाया था कि जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो जैसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, मुझे बताओ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, तो रेड सबसे कम स्कैटर्ड होता है, ठीक है। स्कैटरिंग 1/λ⁴ होता है। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको ज्यादा ध्यान नहीं रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ये रेलिक का थ्योरी कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो बताओ कि व्हाइट लाइट में 7 रंगें होती हैं, सन के लाइट में 7 रंगें होती है, और उसमें सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट का होता है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन होता है, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू। तो ये तीनों के तीनों रंगों को आप जब देखोगे तो ये लगभग लगभग एक तरह के होते हैं, मतलब ब्लू से मिलता जुलता होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे ये जामुनी होता है, ये बैगनी होता है, और ये नीला होता है, तो तीनों का रंग लगभग लगभग ब्लू ही होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होते हैं वही यही सब कलर्स होते हैं, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। तो हम ब्लू का कहने का मतलब है, जो आकाश का रंग मैं ब्लू कह रहा हूँ, नीला, वो मतलब मैं कौन सा नीला कह रहा हूं, ये वाला नीला नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होंगे ये, तो सबसे ज्यादा दूर तक कौन सा छा जाएंगे, यही कलर छा जाएंगे। तो ये कलर आपस में मिलकर लगभग ब्लू हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है। क्योंकि जो इसका वेवलेंथ कम है तो स्कैटर्ड ज्यादा होगा, और स्कैटर्ड ज्यादा होगा तो दूर तक बिखरेगा, तो पूरे हॉरिजॉन पर, पूरे आकाश पर यह रंग छा जाएगा, और इसलिए आपको रंग दिखने लगेगा। समझ में आया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर सबसे कम वेवलेंथ तो वायलेट का होता है, तो वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा, तो आकाश का रंग वायलेट क्यों नहीं हो जाता। वायलेट अकेले थोड़ी स्कैटर्ड होता है, वायलेट के साथ साथ इंडिगो भी स्कैटर्ड होता है, ब्लू भी स्कैटर्ड होता है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब आपस में, ये तीनों कलर्स के बारे में बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। ये तीनों मिलकर एक ब्लू तरह का एक रंग बनाते हैं, जो कि आकाश का रंग होता है। समझ में आया। इस प्रकार से आकाश का रंग नीला होता है। तो यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हुआ।
दूसरा, सनसेट और सनराइज के समय जो सन है वो बिल्कुल रेडिश दिखता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसके कारण इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। अब सबसे कम स्कैटरिंग हुआ मतलब सबसे कम कौन फैला, यानी सन से जो रेज निकल रही है उसमें सबसे कम कौन फैल रहा है? सबसे कम फैल रहा है रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसके कारण सबसे कम बिखरा कौन है? रेड। यानी सन के पास सबसे ज्यादा कलर कौन सा है? रेड का है। मुझसे अगर कोई चीज मुझसे बिखर कर दूर हो जाती है तो वो मेरे पास अब नहीं रहेगी, लेकिन सन में 7 रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड का, जिसके कारण रेड सबसे कम बिखरा, यानी रेड कलर का एक्युमुलेशन ज्यादा है वहां पर, इसके कारण सन का कलर कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा, है कि नहीं? तो ये भी बाकी सब रंग क्या होता है, बाकी सब रंग बिखर जाते हैं तो वो दूर दूर हो जाते हैं, और सन के पास सबसे कम कौन बिखरा? रेड। तो रेड वहीं पे रह गया, तो रेड आपको दिखने लगा। आपको सर मिडनून के समय ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मिडनून के समय आपका डिस्टेंस जो है वो सन से कम हो जाता है, जिसके कारण अब स्कैटर्ड तो सब होता है और सब के सब आपकी आंखों पर एक साथ पहुंच जाते हैं। रेड भी स्कैटर्ड होता है, लेकिन रेड डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाता क्योंकि वो कम बिखरता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी सनसेट और सनराइज के समय आपको रेड आपको दिख जाएगा, लेकिन मिडनून के समय ऑलमोस्ट सारे के सारे रेज आपकी आंखों पर एक साथ मिलेंगे, तो आपको रेड भी नहीं पता चलेगा, फिर वो आपको व्हाइट दिखने लगेगा क्योंकि वो नजदीक है आपके। समझ में आ गई बात? तो इसको आगे बढ़ाएं, चलिए। अब इसी से एक जुड़ा हुआ छोटा सा पॉइंट है टेंडल इफेक्ट। टेंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक इफेक्ट के बारे में बताया जिसको दुनिया टेंडल इफेक्ट के नाम से जानती है। वो शायद इसमें भी था क्या? हाँ। तो देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन अ कोलाइडल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना, द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ अ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? स्कैटरिंग जो होता है वो पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंडेंट होता है। अगर साइज, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा रहेगा स्कैटरिंग नहीं होगा, बहुत छोटा रहेगा स्कैटरिंग नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट होगा, कंपेरेबल होगा, यानी मीडियम का पार्टिकल और लाइट के पार्टिकल्स अगर कंपेरेबल साइज के होंगे तब जाकर स्कैटरिंग होता है। इसलिए हर जगह पे स्कैटरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए जो मीडियम है जिसमें स्कैटर्ड हो रहा है, स्कैटर्ड पार्टिकल्स का साइज बहुत मायने रखता है। बात समझ में आ रही है? आगे आपको पता चलेगा। और तो टेंडल इफेक्ट क्या है भाई? तो टेंडल इफेक्ट इसके पहले भी था स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन समझते हो, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, यानी सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है। तो इसको कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग अच्छे से हो पाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल का साइज रिस्पॉन्सिबल है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं या जो कोलाइड्स होते हैं उसके पार्टिकल्स का साइज अप्रोप्रिएट होता है स्कैटरिंग के लिए। तो कोलाइड्स के पार्टिकल से लाइट के पार्टिकल्स का टकराकर स्कैटरिंग होता है, और इसी घटना को कहते हैं टेंडल का इफेक्ट। यानी टेंडल का इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है, समझो। The Tyndall effect is the scattering of light by the colloidal particles or suspended particles in the medium, making the path of light visible. स्कैटरिंग के दौरान आपने देखा होगा कि स्कैटरिंग जब होती है तो स्कैटरिंग के दौरान रास्ता जो है, पाथ जो है, वो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, वो दिखने लगता है आपको। अब कहीं झोपड़ी वगैरह में या फिर कहीं से सरकंडे से अगर सरकंडा कहीं से अगर निकल गया होता है तो वहां से पतली सी लाइट आती है जिसमें आप लोग देखते हो डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आएगा आपको। या फिर कुहासा वगैरह अगर है, बिल्कुल है ना, कुहासा वगैरह ठंड के दिनों में है और उसमें अगर गाड़ी का हेडलाइट जब जलता है तो आपको उसके हेडलाइट में आपको ओस की बूंदें आपको गिरती हुई नजर आती हैं, यानी वहां पे क्या हो रहा है? स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग के कारण रास्ता क्या हो रहा है? विजिबल हो रहा है। तो इसी इफेक्ट को टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। यानी स्कैटरिंग के दौरान अगर पाथ है जो है लाइट ऑफ, जो पाथ ऑफ लाइट है अगर वो विजिबल हो गया तो उसी को क्या कहेंगे? टेंडल इफेक्ट कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और कोलाइड्स है। आपको तीनों में सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे दिख रहा है? पाथ विजिबल आपको दिख रहा है। सॉल्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं, सस्पेंशन में थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन कोलाइड्स में आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना? तो ये कोलाइड्स के मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें लाइट आसानी से, मतलब स्कैटर्ड हो रही है, स्कैटर्ड यहाँ पे हो रही है और आपको रास्ता विजिबल दिख रहा है। तो ये क्या है? आपका टेंडल का इफेक्ट है। कोई दिक्कत बच्चा? आगे बढ़ जाए। अब इसका काउज क्या है? तो लाइट इंटरेक्ट विद द स्मॉल पार्टिकल्स इन मीडियम एंड गेट स्कैटर्ड, यानी मीडियम के पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या है? द लाइट बीम बिकम्स विजिबल एट इट पासेस थ्रू द मीडियम। इसका इफेक्ट ये होता है, टेंडल इफेक्ट, टेंडल का इफेक्ट ये है कि जब ये स्कैटरिंग होती है तो यहाँ पे पाथ विजिबल हो जाता है, पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है डेली लाइफ में? तो बीम ऑफ सनलाइट इन अ फॉगी फॉरेस्ट और थ्रू अ विंडो इन अ डार्क रूम। मैंने इसको अभी बारे में बता दिया कि जब फॉग वगैरह गिर रहा होता है तो उस समय मतलब जो जंगल होते हैं उसमें जो किरणें आती हैं सन की तो आपको छन छन कर आपको दिखेगा, यानी उसमें जो स्कैटरिंग होगी तो आपको सारी, मतलब वो पाथ आपका विजिबल दिखेगा। उसमें डस्ट मॉलिक्यूल्स आपको उड़ते हुए दिख जाएंगे क्योंकि वो पाथ विजिबल है, वो आप देख पाओगे, उसमें जो भी डस्ट मॉलिक्यूल है आप उसको देख पाते हो।
तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। हेडलाइट्स इन फॉग अपीयर स्कैटर्ड एज विजिबल, यानी जो फॉग वगैरह में जो गाड़ी के हेडलाइट जलते हैं तो उसमें आपको साफ ओस की बूंदें गिरती हुई नजर आएंगी। लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइड सॉल्यूशन, जैसे मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, या फिर ब्लड वगैरह हो गया, ये कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको आराम से ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। कोई दिक्कत? बोलो। तो चलो, इसी के साथ हमने ये अपना टॉपिक डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा, ह्यूमन आई और उसके जुड़े, और ह्यूमन आई के साथ साथ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, थ्योरीज थी, वो सारा का सारा हमने डिस्कस करा दिया। इससे जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में आपके होंगे, तो आप अच्छे से इसको एक बार फिर से इसको मेमोराइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पूरे के पूरे थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा है, इसके कॉन्सेप्ट थ्योरीज को अच्छे से पढ़ा है, तो आपके इस चैप्टर से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके छूटेंगे नहीं। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, न के बराबर। न्यूमेरिकल्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से आते हैं, और उसके हमने आपको क्वेश्चंस वगैरह भी करा रखे हैं, पीवाईक्यूज करा रखे हैं। इसमें मुख्य रूप से आपकी थ्योरी है। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लीजिए, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में आता है कि ह्यूमन आई को बनाइए, उसका स्ट्रक्चर्स को बताइए, उसके सारे के सारे फंक्शन को एनालाइज कीजिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से क्वेश्चन आएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन आएंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, पूरे के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब समय बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है। 2 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। हालांकि इस बार बाबू थोड़ा मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं कि बहुत देर से, चूंकि थोड़ा सा समय को लेकर स्कॉर्सिटी के कारण इस बार थोड़ा सा अब पहले नहीं आ पाया, मुझे और पहले आना चाहिए था। इसके कारण और भी सब्जेक्ट्स है, उसके हम लोग आप लोगों का डिमांड था कि सर और भी सब्जेक्ट जैसे लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबका बनाया जाए, लेकिन समय के अभाव के कारण, ड्यू टू द स्कॉर्सिटी ऑफ टाइम, वी आर अनएबल टू मेक सच अ वीडियो। सो आप लोग इस बार थोड़ा सा ये कीजिए। हाँ, आपके पास जो भी कंटेंट्स हैं, जितने भी आपके पास असाइनमेंट्स वगैरह हम जो हमने आपको दिया है या फिर आपने एक्वायर किया है कहीं से, उसको अच्छे से पढ़िए और रिविजन कीजिए। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर, जो भी इस बार 10th का बोर्ड का एग्जाम साइंस का दे रहे हैं, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है वरुणम फॉर विक्ट्री, जहाँ पे आपको ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आगे की क्लासेस के भी मिलते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, एज वेल एज योर ब्राइट फ्यूचर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।